एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 115 यानी 115 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि जो ब्लेजिंग हेवन डेमोनस थी वो फेंगयोन को लेके आ गई थी असेंडिंग हेवन में इसकी एबिलिटी टेस्ट करने। और अगर मान लो काम कर गया तो भाई ब्लेजिंग हेवन डेमोनस को तो ये इनहेरिटेंस चाहिए जो यहाँ पे है। एक इनहेरिटेंस है ना असेंडिंग हेवन के अंदर, वो चीज़ चाहिए। तो अगर काम कर गया तो बहुत बेहतरीन वाली बात है कि वाह काम हो जाएगा। देख पता भी चल जाएगा कि एबिलिटी क्या है फेंगयुआन की, या उसके पीछे पर्पल ट्रू माउंटेन है, पता चल जाएगा ना कोई भी है तो। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 115। लेट्स स्टार्ट। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस कहती है विजडम स्टार ये है असेंडिंग हेवन प्लान, एक हिडन डोमेन जो हेवन और अर्थ के बीच एग्जिस्ट करता है। इस जगह का मेंशन लेजेंड्स ऑफ फ्रेंजो में भी आता है। यहाँ हर जगह स्पेस पाथ के दावमार्क्स भरे हुए हैं, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, सुपर कॉम्प्लेक्स है और हर वक्त रीअरेंज होते रहते हैं अपने आप, यानी होता रहता है, चेंज होते रहते हैं। तुम अपने विजडम पाथ मेथड से इतना कॉन्फिडेंट हो ना, तो ये मतलब यहाँ पे जाके तियान नैन की इनहेरिटेंस को हासिल करके दिखाओ। फेंगयुआन ने सर हिला के हाँ बोल दिया। उसे ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस की सोच समझ आ गई थी। एक्चुअली उसके पास विजडम पाथ के मैटर्स अभी रिसेंटली ही मतलब रिवील हुए थे। हाई लॉलन और बाकी लोग भी इनके बारे में ज़्यादा क्लीन नहीं पता था उनको। ब्लेसिंग हेवन डेमोनिस को यूलू ब्लेसलैंड को कैप्चर करना था और इसके लिए उसे फेंगयुआन की विजडम पाथ का पावर टेस्ट लेना ज़रूरी था। अगर फेंगयुआन की एबिलिटी स्ट्रांग होती तो वो उसको बिलीव करती और यूलू ब्लेसलैंड पर अटैक का काम उसके हवाले करती। और अगर वो फेक होता तो ऐसे किसी को ढूंढना पड़ता। फेंगयुआन को अगर बेकार साबित होता यानी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता तो सीधा उसे यहाँ से भगा दिया जाता। सॉन्ग कौन कहता है विजडम स्टार, ये नाम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, सुना सुना सा है। काई शॉन्ग कहता है अगर ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस उसे इतना हाई मतलब दे रही है, औहदा दे रही है, तो पक्का इसमें कुछ स्किल होगी। ये लोग बात कर रहे थे आपस में जो यहाँ पे पहले से थे। रुओ लाइक गुई कहता है हाँ, असेंडिंग हेवन प्लान को स्पेस पाथ दाउमाक सुपर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यहाँ पे हर सेकंड चेंज होते रहते हैं। हमारी 3 क्लैंस इस वजह से यहाँ पे रुक गए हैं, प्रोग्रेस स्लो है और ये अकेला क्या करके दिखा देगा, है इम्पॉसिबल है ये तो। तीनों आपस में ना सीक्रेटली ट्रांसमिट करके बातें कर रहे थे, तीनों क्लैन वाले जो यहाँ पे पहले से थे। तभी फेंगयुआ नीचे लैंड हुआ और सीधा ओल्ड एनसेंटिक तियाननैन की छोड़े गए इमोर्टल गु हाउस की तरफ चल पड़ा। सिर्फ ये 3 ही नहीं, बाकी गु इमोर्टल्स की नजर भी फेंगयुआन पे थी। सॉन्ग क्लैन के कैंप में एक यंग वुमेन व्हाइट ड्रेस में खड़ी थी। उसकी बॉडी से स्नो व्हाइट लाइट निकल रही थी, जैसे एकदम पर्पल जेड और प्योर जेड हो, मतलब एकदम प्योर जेड की तरह होता है, एकदम व्हाइट प्योर जेड। ये थी सॉन्ग क्लैन की सबसे प्रीशियस जैम, ईस्टर्न सी की एक ब्यूटी, सॉन्ग यीशी। सॉन्ग यीशी कहती है विजडम स्टार चेंडाओ। उसने अपनी आंखों से फेंगयुआन को घूर के देखा, आंखें क्यूरोसिटी में फुल थी। मैं इस बंदे को पहचानती हूँ, रिसेंटली सात डेमन यूलू ब्लेसलैंड को बार बार अटैक कर रहा था और उसने स्पेशली इस बंदे की हेल्प ली थी, अप्रोच करा है इसको। स्टार्टिंग में चेंडाओ ने एक ही शार्ड डेमन की मदद करके पहले कुछ बैटलफील्ड किलरों को जल्दी से तोड़ दिया, लेकिन पता नहीं क्यों अब चैन डाउन ने शार्ड डेमन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। पता नहीं क्या रीजन है। ये उसी की बात कर रही है कि फेंगयुआन ने इग्नोर करना शुरू कर दिया था क्योंकि अब लास्ट वाला स्टेज आ गया था, तो उसी चीज पर शायद वो पूरी हथियाना चाहता है ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस की हेल्प से। देखते हैं आगे। सॉन्ग क्लैन की एक फीमेल को इमोर्टल सीनियर ने एकदम टीज करते हुए कहा, अरे वाह, अरे वाह भाई लिटिल शी, तुझे चेंडाओ के बारे में इतना डिटेल कैसे पता है। वैसे लड़का बुरा नहीं है, काफी डिसेंट है और हैंडसम भी लगता है। एक बार देख के ही पॉजिटिव वाइब्स आती है इसमें से। शॉन्ग इसी का फेस इंस्टेंटली एकदम से लाल हो गया क्योंकि भाई यहाँ पे फ्लर्टिंग चल रही है ना थोड़ी। उसे जल्दी समझ आ गया कि एक्चुअली चैन डाउ ने एक बार शार्ड डीमन का एक बड़ा सीक्रेट एक्सपोज किया था, लेकिन शार्ड डीमन ने अंकल सॉन्ग जिया डेन से रिक्वेस्ट करके उस सीक्रेट को प्रोटेक्ट करवाया था। बस इसी वजह से मैं चैन डाउ पे ध्यान दे रही हूँ। अब इस सीन में मतलब पहले जैसा नहीं था। पिछले जन्म में फेंगयुआन ने शिया जिंगजिंग का नाम एक ओल्ड मैन का भेस बदल लिया था, लेकिन अब अपने एटीट्यूड बुक को एक फेमिलियर हैंडसम फेस दिलवा दिया और अपीयरेंस भी चेंज करवा ली। ये लुक लोगों को नेचुरली गार्ड कम करवा रहा था, ऐसा दिखवा रहा था कि अरे तो बढ़िया बंदा है, ऐसा फील करवा रहा था और उसके प्लान्स का एग्जीक्यूट करना ईजी हो जा रहा था। मतलब पिछली जिंदगी वाली टाइम था, तो अब ये तो नया वाला है ना, इसलिए। सॉन्ग क्लैन के गो इमोर्टल ने ये बात सुनी तो उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। सॉन्ग जियाडान उसका मतलब एक तरीके से प्राइड था। ईस्टर्न सी में पब्लिकली मतलब एक तरीके से रिकॉग्नाइज विजडम पाथ गो इमोर्टल में से एक था। अगर फेंगयुआन उसके मेथड को तोड़ सकता था तो ऑब्वियस है कि उसकी एबिलिटी रियल में ही सॉलिड थी। इंस्टेंटली सॉन्ग क्लैन के सब गो इमोर्टल की नज़र फेंगयुआन पे अब आ गई थी क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि ये कुछ कर भी पाएगा या नहीं।
फेंगयुआन धीरे-धीरे सबके सामने से गुज़रा, 5 से 6 स्टेप लिए, स्टॉप हो गया, उसका एक्सप्रेशन शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत अलर्ट सा फ़ील कर रहा था। असेंडिंग हेवन प्लान ईज़ी जगह बिल्कुल नहीं थी। ऐसे शेड्यूल्ड डोमेन यूजुअली फुल मिस्ट्री वाले होते हैं, जैसे डांगहुन माउंटेन, लुओपो वैली, सोल पाथ के दाओमार्क से भरे हुए हैं ना, वैसे ये जो असेंडिंग हेवन प्लान है ना, काउंटलेस स्पेस पाथ के दाओमार्क से भरा हुआ है। इसी वजह से असेंडिंग हेवन प्लान इमोरियल 9 हेवन तक कनेक्ट कर पाता था। नॉर्मली एक मॉर्टल भी इस पास से 9 हेवन तक जा सकता था, लेकिन रेंज़ो के बच्चों के मतलब एक तरीके से उसके बाद बहुत सारे इमोरियल 9 हेवन डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब वो आपस में लड़ मर गए थे ना, इस चक्कर में डिस्ट्रॉय हुए थे और असेंडिंग हेवन प्लान भी उसी में ड्रैग हो गया था, खिंच गया था। अब वो जगह उतनी सेफ नहीं थी जितनी पहले कभी हुआ करती थी, जैसे इमोरियल एंटिक्विटी एरा में थी। यहाँ के स्पेस पाथ दाओमार्क स्पाइडर वेब्स की तरह हो गए थे, इंटरलिंक्ड हो गए थे और कंसिस्टेंटली चेंज होते रहते थे, यानी कंसिस्टेंट एकदम चेंज होते रहते थे। अभी सीन बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन असली में ये जगह ना हर तरफ से डीपली ट्रैप्ड थी, यानी हर तरफ ट्रैप्स थे। एक छोटी-सी मिस्टेक करोगे गू इमोर्टल्स को हेवी डैमेज दे सकता है। इसलिए फेंगयुआन सोचता है ब्लेजिंग हेवन डैमेज मुझे यहाँ लाई सिर्फ मेरी विज़डम पाथ की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए और साथ में अपनी पावर शो करके मुझे सप्रेस करने के लिए। शायद उसको अभी तक शक है कि मैं अपनी पर्सनल विज़डम पाथ मेथड यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क पे रिलाय कर रहा हूँ। क्योंकि अब तक जो भी डिडक्शन मैंने किया था, वो सब प्रीप्रेड था, यानी पहले से मतलब प्लानिंग थी। सिर्फ ऐसे ही जो कंसिस्टेंट जो चेंज होता है, इस जगह में मेरी एबिलिटी टेस्ट हो सकती है। यानी एकदम से कोई होता है ना सरप्राइज़ टेस्ट दे देना, जिसमें तुम्हें कुछ प्रिपेयर ही ना करा हो, तुमने अचानक से टेस्ट आ गया। तो अब जब यहाँ पे तुम कोई टेस्ट कंप्लीट करोगे, जो तुम्हारे रियल नंबर आएँगे ना, वही तुम्हारी एबिलिटी वाले नंबर होंगे। क्योंकि पहले से तो तुम कितना ही पढ़ के आ जाओगे, लो तुमने गाइडें छान मारी, यूट्यूब की वीडियो देख ली, वो सब क्या है? वो तो तुम्हारी याद करने की कैपेबिलिटी, मेमोरी की कैपेबिलिटी, थिंकिंग की कैपेबिलिटी, मतलब बहुत सारी इतनी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब थोड़ी ना मैटर करेगा, ये मैटर करेगा कि जो तुमने आज तक पढ़ा अचानक से एक सरप्राइज़ टेस्ट देके तुमसे पूछ लिया जाए, तो वो अगर तुम बता पाओ तो वो तुम्हारी एबिलिटी है। ये डाउट तो नॉर्मल था। फेंग युआन का सडन विज़डम पाथ डिस्प्ले सच में सस्पिशियस लग रहा था। प्लस वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी विज़डम पाथ रखते तो हैं, लेकिन जो उनकी एबिलिटीज़ होती है ना, उतनी शार्प नहीं रहती। हम जानते हैं इनका दिमाग स्लो चलता है ना, इसलिए ऐसा कहते हैं। उसके दिमाग में स्टार थॉट कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहे थे। स्टार थॉट इमॉर्टल गू की वजह से अब उसको स्टार थॉट की कमी तो नहीं होती थी और ये एक ह्यूज कॉन्फिडेंस दे रहा था उसको कि अब तो दिक्कत नहीं है, बस टाइम चाहिए। थोड़ी देर बाद वो आगे थोड़ा-सा बढ़ता गया। ओल्ड एसेंटिक तियान नान के इमॉर्टल गु हाउस की तरफ और बढ़ा। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फिर ऐसे-ऐसे करके 11 स्टेप, फिर स्टॉप हो गया। अब वो रफली 300 स्टेप दूर था गु हाउस से, लेकिन उसने ऑलरेडी सबसे आगे चल रहे गु इमॉर्टल को कैच अप कर लिया था। वो इमॉर्टल रुओ लाई क्लैन का था। फेंगयुआन को अपने लेवल पर देखकर उसने बिना शर्म फ़ील किए बस स्माइल करा। उसे लगा कि चलो कोई तो हमारे बराबर आया ना। फेंगयुआन फिर से डिडक्शन करने लग गया। यहाँ के स्पेस पाथ के 2 दाव मार्क्स थे ना, इनविजिबल थे, एक तरीके से विजिबल ही नहीं थे, दिख ही नहीं रहे थे। कोई ट्रेस नहीं छोड़ते, इसलिए हर स्टेप पे डिडक्शन करना ज़रूरी था, वरना अगला कदम रखा तो मरमरा ना जाओ इसलिए। उसने जो पहले डिड्यूस किया था, उस पाथ का एंड आ चुका था। अब उसे चलना और फिर रुकना, दोबारा डिड्यूस करना ही एक ऑप्शन बचा था और लॉन्ग पाथ डिड्यूस करना वेस्ट था, क्योंकि दाव मार्क्स हर वक़्त चेंज हो रहे थे, तो अगर तुम आगे का डिड्यूस कर लो तो वो क्या पता तुम 3 स्टेप आगे बढ़ो और चौथा 5वां स्टेप चेंज हो चुका हो, क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं ना इसलिए। तो इससे बेहतर है कि तुम 1 स्टेप आगे बढ़ो, 2 स्टेप आगे बढ़ो, फिर आगे रुक जाओ, फिर आके दोबारा से सोचो कि कौन-सा है, फिर आगे बढ़ो। इससे तुम कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। फेंगयुआन आगे कहता है, मुझे अपनी वैल्यू प्रूव करनी होगी ताकि यूलू ब्लेसलैंड के प्लान में मेरा एंट्री हो। मुझे अपनी विज़डम पाथ की एबिलिटी क्लियर दिखानी होगी। लगता है इस स्टेप के बाद विज़डम पाथ के मतलब जो मेरा ये नाम मैंने रखा है ना विज़डम स्टार, ये जो नाम है, मेरी रेपुटेशन ईस्टर्न सी में ना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसकी आँखों में स्टारलाइट चमक रहा था। डिडक्शन करते-करते उसके अंदर एक नया अंडरस्टैंडिंग फ़ॉर्म हो गया। कुछ मिनट के बाद ही उसने ग्राउंड पे खड़े बहुत सारे गोई मॉडल को क्रॉस कर लिया। अब वो उनमें से सबसे आगे था और जो सबसे क्लोज़ तक पहुँच चुका था सबसे आगे वाले के। अब यहाँ पे पता कौन था? काई शियोंग अंदर ही अंदर फेंगयुआन को एक की बैक को देखते हुए कहता है, विज़डम स्टार चेन डाओ, क्योंकि फे ये जो फेंगयुआन था ना, ये इससे आगे निकल गया था काई शियोंग के आगे। तो ये उसको आगे देख रहा है कि अरे! मेरे आगे जा रहा है और फेंगयुआन की बैक दिख रही थी तो उसको ही देख के कह रहा था।
अब यहाँ पे ना एक और बंदा था जिसका नाम था रुओ लाई गुई ई। वो कहता है ये बंदा कितने साल का है? इस लेवल का जो अटेनमेंट लेवल होता है कम से कम विज़डम पाथ के ग्रैंड मास्टर का होता है जितना ये भी दिखा रहा है। सॉन्ग क्लैन के अंदर से एक आवाज़ आई, अफ़सोस है कि हमारा सॉन्ग ज़ियाडान यहाँ पर्सनली नहीं आ गया, वरना ये इनहेरिटेंस कब का हमारे पास होता। ब्लेज़िंग हेवन डोमिनस काफ़ी खुश थी, ईस्टर्न सी जैसी बड़ी जगह में भी। फेंग युआन का ये अचीवमेंट यूलू ब्लेस लैंड को अटैक करने के लिए इनफ क्वालिफ़िकेशन था, पर साथ ही वो शॉक भी फ़ील कर रही थी। ब्लेजिंग हेवन डेमनेस कहती है अंदर ही अंदर, फेंगिवान इमॉर्टल बने कितना टाइम मतलब इसको हुआ भी नहीं है और उसने स्ट्रेंथ पाथ कल्टीवेट करा था। विज़डम पाथ में भी इतना अटेनमेंट है ये तो पता ही नहीं था। और मेरी सिस्टर के लेटर में लिखा था कि उसने इंपीरियल कोड कॉन्टेस्ट में ना एनस्लेविंग पाथ मेथड भी दिखाए थे। यानी एनस्लेविंग वो तो होता है ना, अरे वो एनस्लेविंग पाथ याद होगा आपको? किसी को भी स्लेव बना लेना जानवरों में, वही वाला। तो वो भी दिखाए थे। ये सब देख के तो बस एक ही कंक्लूज़न बनता है, उसका पर्पल वो जो मास्टर है ना पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क, वो सच में एक लेजेंडरी बंदा होगा। फेंगियोन सिचुएशन को एक्सेस करते हुए कहता है, अभी मैं मेन इमॉर्टल हाउस वो जो है ना इमॉर्टल हाउस वाला जो उससे ना 108 कदम दूर हूँ और प्रोग्रेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी टॉप क्लोज़ ग्रुप में हूँ। अगर और आगे बढ़ा तो अननेसेसरी दिक्कत अट्रैक्ट होगी, यानी और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि अरे ये तो बहुत बेहतरीन है, इसको अपनी तरफ लो, ये वो मतलब होता है ना, लो प्रोफाइल रखना ही बढ़िया रहता है, वैसा ही कह रहा था। उसे पता था कि ब्लेज़िंग हेवन डेमनेस पे रिलाय करके वो शार डीमन और सुबाइमन को बुली तो कर सकता है, लेकिन सॉन्ग क्लैन, काई क्लैन, रुओ लाई क्लैन के अगेंस्ट ब्लेज़िंग हेवन डेमनेस भी वीक पड़ती है। जैसे-जैसे इनहेरिटेंस के ग्लोस जाते, स्पेस पाथ के दाव मार्क्स और ज़्यादा हो रहे थे और बहुत फास्ट ही चेंज हो रहे थे, मतलब रिडक्शन की जो डिफ़िकल्टी थी वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही थी। फेग्युआन की जो करंट एबिलिटी थी वो इमॉर्टल गू हाउस तक डायरेक्टली नहीं पहुँच सकता था, स्पेशली 80 स्टेप के अंदर। वहाँ एक प्रॉपर विज़डम पाथ इमॉर्टल किलर मूव ज़रूरी था। और तभी डिडक्शन स्पेशलाइज्ड मूव, ना कोई डिफेंसिव जैसे स्टार पॉक कंसीलमेंट था या ऑफेंसिव जैसे मैरिड या फायरफ्लाइज था। यानी फेंगिवान के पास जो भी है ना, ये स्टार पॉक कंसीलमेंट या मैरिड स्टार फायरफ्लाइज, ये सारे मूव काम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक विजडम पाथ का सोचने वाला शायद मूव चाहिए जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाए। फेंगिवान के पास वो फाउंडेशन तो नहीं था, लेकिन उसके पास विजडम गू था। चाहे उसने विजडम गू को फुली एक तरीके से सबड्यू ना करा हो, यानी अपना ना बनाया हो, पर वो लाइट ऑफ विजडम का यूज़ कर सकता था और उससे वो रिज़ल्ट निकाल सकता था जो किसी भी विज़डम पाथ किलर मूव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। अगर उसने लाइट ऑफ विज़डम ओपनली यूज़ किया होता, तो अभी तक 100 मतलब ये जो 100 स्टेप है ना, 50 स्टेप का डिस्टेंस पर होता। यानी 100 भी कब के पार हो जाते हैं, सिर्फ़ 50 रह जाते। पर ये सीक्रेट किसी को नहीं पता चलना चाहिए था और वैसे भी अगर उसने इनहेरिटेंस ले भी लिया, तो उसे यहाँ से निकालने मतलब नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे रोक लेंगे ना उसको। क्योंकि यहाँ पे 3 सुपर फ़ोर्सेस हैं, सॉन्ग क्लैन, काई क्लैन, रुओ लाई क्लैन। बिल्कुल, वुल्फ की तरह वेट कर रहे हैं। वो एकदम भाई एकदम ऐसा है फूड चेन के टॉप पे बैठे एकदम है और एकदम खाए मतलब बैठे हैं कि कोई यहाँ पे आए और हम उसे पकड़ के नोच-फाड़ के खाएँ। इसलिए फेंगियोन वहीं रुक गया, ब्लेज़िंग हेवन डोमिनस की तरफ देखा। ब्लेज़िंग हेवन डोमिनस ने अंदर ही अंदर हँसी। वो कहती है फेंगियोन को क्लियरली पता है कि सिचुएशन का क्या सिस्टम है और ये अवेयरनेस उसकी स्ट्रेंथ भी है। इवन वो खुद भी रैंक 8 होने के बावजूद यहाँ का ट्रेज़र लेने की हिम्मत नहीं करती थी। दिल में तो अभी तक वो लीव करना चाहती थी, लेकिन बिना फाइट के चले जाना भी डेंजरस था। सॉन्ग, काई और वो तीनों सुपर फोर्सेस असेंडिंग हेवन प्लान का अपना समझते थे। अगर ब्लेजिंग हेवन डोमिनस यहाँ आई और बिना स्टैंड शो किए निकल गई, तो और भी दिक्कत होती। अगर वो अभी चली जाती, तो ये 3 फोर्सेस उसके पीछे पड़ जाते। इससे बेहतर था कि थोड़ा मतलब कन्फ्रंट करो, हैंडल करो इसको और सिर्फ़ रैंक 8 गू इमॉर्टल से फाइट करके ही पॉसिबल था। यानी कोई यहाँ पे बंदा आए, उससे अपनी पावर थोड़ी-सी दिखाए, धमकाए तब जाए यहाँ से, जैसे एक्सपेक्टेड था। थोड़ी देर बाद तीनों क्लैन्स के रैंक 8 इमॉर्टल्स सामने आ गए। वो एक वैग्यूली अलायंस में थे। ब्लेज़िंग हेवन डोमिनस से बात करने लगे। ब्लेज़िंग हेवन डोमिनस ने मतलब चाहे अकेली थी, स्टैंस बिल्कुल भी पीछे नहीं था। वो एकदम चौड़ में बात कर रही थी आगे खड़े होके और फिर चारों इमॉर्टल व्हाइट हेवन की तरफ उड़ गए। उनका बैटल का सीन किसी ने नहीं देखा। बाद में ब्लेज़िंग हेवन डोमिनस नीचे आई और हँसने लगी और फेंग को लेकर निकल गई। एक तो मुझे समझ नहीं आता है, जितने भी रैंक 8 के बंदे हैं, भले चलो यहाँ पे फाइट नहीं करते, वो व्हाइट हेवन के अंदर फाइट करते हैं। लेकिन ये फाइट भी करते हैं, जितना इसके बारे में बताया गया ना ये रैंक 8 वाले बंदों के बारे में, मुझे तो नहीं लगता ये फाइट वाइट भी करते हैं। ये शायद ऊपर जाके सिर्फ़ बातचीत करके पीछे हट जाते होंगे। क्योंकि ये फाइट मतलब इतनी बार बताया गया कि जो रैंक 8 के बंदे होते हैं, ये बहुत मतलब एकदम ऐसे होते हैं, एकदम ऐसे बैठे रहते हैं, सेक्युलेशन में रहते हैं, एकदम कल्टीवेशन पे ध्यान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनकी ज़िंदगी ख़त्म पे होती है और ऊपर से अगर ये रैंक 9 बन जाए तो और बेहतर, ज़िंदगी बढ़े, थोड़ा फ़ायदा हो, ये सब। तो मतलब ये उस चीज़ में ज़्यादा बिज़ी रहता है, तो मुझे नहीं लगता ये अपना नुकसान करवाने फ़ाइट करने बैठेंगे कि कोई इंजरी हो जाए और फिर ज़िंदगी भर उसको ही लेके बैठे रहें, है ना?
तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे लग रहा है व्हाइट हेवन के अंदर जाके ना ज़्यादा फाइट वाइट नहीं करते, कभी-कभी होता होगा फाइट, वैसे तो मुझे तो नहीं लगता है। आगे देखते हैं। अब जब वो यहाँ से चली गई ना, देखते हैं सॉन्ग और काई और रुओलाई रैंक 8 इमॉर्टल की आँखों में एकदम सीरियस वाली एक्सप्रेशन थे। उन्होंने आपस में एक थोड़ा सीक्रेट डिस्कशन करा। वो कहते हैं, लगता है जो सुना था नॉर्थल पैंस के गो इमॉर्टल के बारे में वो सही था। उनकी बैटल स्ट्रेंथ बाकी 4 रीजन से ऊपर होती है। ब्लेसिंग हेवन से फाइट के बाद ये कन्फर्म हो गया। अच्छा, इन्होंने फाइट करी है? लगता तो नहीं यार, वो व्हाइट होगन में जाके पता नहीं क्या करते हैं। दूसरा कहता है, चाहे वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी है पर उसकी बैटल पावर जो है ना इनसेन है। 2 बंदे मिलके कोलैबोरेट करें तब जाके वो मतलब रेसिस्ट कर पाते हैं। फायर पाथ में तो उसका अटेन्मेंट ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर लगता है ग्रेट ग्रैंड मास्टर होगी। तीसरा बंदा कहता है, बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते इस चीज़ को। नॉर्थल पैंस में उसने एक इमोरियल 9 हेवन का फ्रेगमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रॉय किया था, तभी उसका नाम ब्लेजिंग हेवन डेमनेस पड़ा था और बहुत खतरनाक चीज़ है। कुछ भी करेगी, अभी तो चली गई, पर मुझे लगता है हमें इसके अगेंस्ट थोड़ा-सा गार्ड अप रहना पड़ेगा। तभी लास्ट वाला बंदा कहता है, बिल्कुल, तुम सब सही बात कर रहे हो। अब आगे देखते हैं, वेव्स की जो आवाज़ थी डेंस फॉग के बीच से निकल रही थी और सी स्ट्रेट में एकदम घुसती जा रही थी। क्लिफ के पास एक आदमी था जो बूढ़ा टाइप का था, जिसका नाम था सोंग जियाडान। उसकी आँखें बंद थी, जैसे रेस्ट कर रहा हो। उसका लोअर बॉडी जो था, ग्रे स्टोन में फ्यूज़ हो चुका था, पर बॉडी एक ओल्ड मैन जैसा था। फेस एकदम रिंकल से भरा हुआ था, बिल्कुल बहुत एज्ड लुक लग रहा था। सडनली उसकी जो आईलाइट्स थी मूव हुई, उसने फ़ील करा सोंग क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर रैंक 8 गो इमॉर्टल सोंग क्यूआई युआन उसका टोकन यूज़ कर रहा था। सोंग जियाडान की विल साथ जो था फॉग डिसअपियर हुआ और एक पाथ ओपन हो गया। थोड़ी देर बाद उस पाथ से 2 फिगर्स वॉक करते हुए बाहर आए। एक मेल और एक फीमेल, दोनों गो इमॉर्टल्स थे। फीमेल व्हाइट ड्रेस में थी, बिल्कुल लोटस जैसी प्योर और लाइवली लग रही थी। उसकी क्लियर आइज़ बहुत बढ़िया लग रही थी, चमक रही थी और मिडल मैन एज बंदा था यहाँ पे, मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड लुक था। फीमेल के पीछे ही पड़ा मतलब खड़ा था, एक तरीके से होता नहीं है वो गार्ड टाइप या पता नहीं साथ में आने वाला पर्सन, कोई शायद अंकल लोग पता नहीं कुछ होगा। देखते हैं आगे। सोंग यीशी दूर से कहती है, अंकल जियाडान। अब यहाँ पे सोंग जियाडान चाहता था स्माइल करे, लेकिन उसका फेस थोड़ा-सा स्टिफ था, मसल बिल्कुल स्टैच्यू जैसे फ्रीज़ थे, कोई एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाया। उसका विज़डम पाथ कल्टीवेशन यूनिक था, वो वर्ल्ड के साथ फ्यूज़ होके डिडक्शन करता था और यूजुअली बहुत ही एक्यूरेट होते थे उसके डिडक्शन। लेकिन इसके साथ एक तरीके से डिसएडवांटेज भी था, उसने अपनी फ्रीडम खो दी थी। लोअर बॉडी ट्विन पोलर सी स्ट्रेट के साथ स्टोन से एकदम मर्ज हो गया था। उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया था, मतलब खत्म हो रहा था और वो पूरा का पूरा स्टोन मतलब एक तरीके से जो होता है ना स्टोन टाइप का बन जाना, वैसे बन रहा था। आखिर सॉन्ग जियाडान ने लोअर और एक तरीके से स्ट्रेच टोन में बोला, कहता है, लिटिल सी कज़िन शियाक्युआई, काफ़ी टाइम हो गया। जो आए थे वो था शोंग यीशी और साथ में उसके साथ सोंग शियाक्युआई। शोंग यीशी कहता है, अंकल जियाडान, ये ग्रैंडफ़ादर का टोकन है, प्लीज़ देख लीजिए। जियाडान ने केयरफुली इंस्पेक्ट करा। जियाडान कहता है, इस बार किस चीज़ की डिडक्शन के लिए आए हो? शोंग शियाक्युआई कहती है, इस बार हम असेंडिंग हेवन प्लान में तियान-नान इनहेरिटेंस के लिए आए हैं। सोंग जियाडान कहता है, असेंडिंग हेवन प्लान के स्पेस पाथ दाओमार्क सुपर कॉम्प्लेक्स हैं और बार-बार चेंज होते रहते हैं। मैं पर्सनली नहीं जा सकता, इसलिए मैं डिडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन रुओ लाई क्लैन और काई क्लैन के पास कोई पावरफुल विज़डम पाथ इमॉर्टल नहीं है। मुझे लगता है तुम सब मेरे दिए हुए विज़डम पाथ इमॉर्टल गो के थ्रू सक्सीड कर सकते हो। सोंग यीशी लाइटली स्माइल करती है, कहती है, अंकल असेंडिंग हेवन प्लान में एक चेंज आ चुका है। सोंग जियाडान कहता है, ओह! सोंग यीशी ने तुरंत ही ब्लेजिंग हेवन, डेमनेस और फेंगिवान की एंट्री का इंसिडेंट एक्सप्लेन करा। सोंग जियाडान इंस्टेंटली समझ गया कि दोनों का इंटेंशन क्या है। सोंग जियाडान कहता है, तुम लोग चाहते हो ये विज़डम स्टार हमारे क्लैन के लिए इनहेरिटेंस कैप्चर करने में हेल्प करे? सोंग शियाक्युआई कहता है, एग्ज़ैक्टली। विज़डम स्टार ज़ॉम्बी अलायंस का मेंबर नहीं है, बस ताई बायोशेंग का फ्रेंड है। वो नॉर्थल पैंस का कोई इमॉर्टल है, अर्थ टाइड की वजह से यहाँ आया है। जब वो ज़ॉम्बी अलायंस के लिए काम कर सकता है, तो सोंग क्लैन के लिए भी तो काम कर ही पाएगा ना। उसका विज़डम अटेनमेंट बहुत हाई है। अगर हम स्लो रहे, दूसरे क्लैन ने पहले एक्शन लिया, तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। सोंग जियाडान कहता है, मतलब तुम चाहते हो मैं विज़डम स्टार के बारे में डिडक्शन करूँ कि क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या मैटर है उसका, क्या है, कौन है वो? सोंग यीशी थोड़ा-सा कहती है, अंकल, आपसे कुछ भी हाइड नहीं कर सकते हम। हाँ, हम उसकी बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं। वो क्लैंसमैन नहीं है और एक विज़डम पाथ इमॉर्टल भी है। अगर उसने हमारे खिलाफ कोई स्कीम चलाई तो हम सिर्फ़ लूज़ ही करेंगे। हमारी क्लैन की इज़्ज़त भी खतरे में आएगी। इस बार आपके मेथड्स ही हमें सेफ़ रखेंगे। देखना होगा क्या हम उस नॉर्थल प्लेन्स के विज़डम पाथ एक्सपर्ट को आउट प्ले कर सकते हैं क्या? सोंग जियाडान की आँखों में
थोड़ा-सा मतलब हेजिटेट था। सॉन्ग जियाडान कहता है, "पर ये विज़डम स्टार चैन डाओ ऑलरेडी मेरे मेथड क्रैक कर चुका है, जो मैंने स्टार डीमन पर यूज़ किया था और उसने असेंडिंग हेवन प्लान में भी इतना प्रोग्रेस किया। मतलब इसके पास सिर्फ़ अटेनमेंट नहीं, बल्कि विज़डम पाथ इमॉर्टल गो भी है। अगर मैं बिना रीज़न के उस पर डिडक्शन करूँगा, तो ये हमारे विज़डम पाथ वो जो कस्टम्स के खिलाफ होगा, यानी कोई रूल होगा ना उसके खिलाफ होगा और अगर गलती हुई तो वो हमारा मतलब एक तरीके से डेंजरस एनिमी भी बन सकता है। पिछली लाइफ में फेंगयुआन ने शिया जिंगजी वाला जो भेष बदला था ना और सॉन्ग जियाडान ने उस पर डायरेक्शन इसलिए किया था क्योंकि सॉन्ग ईशी को बाथिंग में उसने देखा था। लेकिन इस लाइफ में फेंगयुआन ने कुछ ऐसा कांड ही नहीं करा, यानी सब नॉर्मल चला है। तो अब बिना कोई वजह के तुम ऐसे डिडक्ट करोगे, किसी को डिड्यूस करोगे, पता करोगे इसके बारे में, तो दिक्कत वाली बात है ना, इस चीज़ से थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी अलर्ट था सॉन्ग जियाडान। सॉन्ग ईशी और शॉन्ग शियाक्युआई ने एक दूसरे को देखा। शॉन्ग ईशी चुप रहे, लेकिन शॉन्ग शियाक्युआई बोला, हर चीज़ के प्रो और मतलब देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होते ही हैं, ये जजमेंट का मैटर है। हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड सुप्रीम एल्डर से बात करके आए हैं और कजिन जियाडान प्लीज़ आप ये कर दीजिए ना। सॉन्ग जियाडान ने थोड़ा सा ऐसे देखा, वो क्लैन की मतलब एक तरीके से डिसीजन मेकर तो नहीं था, सिर्फ डिड्यूस करता था क्लैन के लिए। तो हेजिटेशन छोड़कर प्रिपेयर किया और एक्शन लेना स्टार्ट करा, क्योंकि वो तो सोच रहा है कि अब मैं क्या, मैं मेरे को क्लैन वालों ने ऑर्डर दिया, मैं तो नाम ले लूँगा, है ना? काफ़ी देर बाद उसने अपनी आँखें खोली और थकान क्लियर थी। सॉन्ग जियाडान कहता है, मैं कुछ भी रिड्यूस नहीं कर सका और कुछ भी नहीं कर पाया। सॉन्ग ईशी कहता है, व्हाट? अंकल आप ईस्टर्न सी के टॉप 3 विज़डम पाथ गो इमॉर्टल में से एक हो। फ़ेल कैसे हो गए? सॉन्ग शिया क्यूआई कहता है, क्या ये चेन जाओ इतना पावरफुल है कि वो मतलब हमारे जो सॉन्ग जियाडान इनके इक्वल है क्या? दोनों शॉक हो गए थे। सॉन्ग जियाडान हेड को शेक करते हुए कहता है, इंसान की कोशिश लिमिटेड होती है, हेवन की विल को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है चेन डाओ बहुत स्किल्ड हो, मेरे सारे मेथड ब्लॉक कर दिए, या हो सकता है वो ईस्टर्न सी में ही ना हो, क्या पता नॉर्थर्न प्लेन्स चला गया हो इसलिए। सॉन्ग यूशी कहता है, ईस्टर्न सी में नहीं, पर वो और कहाँ होगा? अर्थ टाइड ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट टाइड के लिए उसको टाइम चाहिए ना, तभी तो जा पाएगा। सॉन्ग जियाडान कहता है, हर इमॉर्टल प्राइमेसी का एक छोटा वर्ल्ड होता है, कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है। मैं सिर्फ रैंक 7 हूँ, मेरा डिडक्शन फेल होना तो नॉर्मल ही है। सॉन्ग यूशी सॉफ्टली डिसअपॉइंटेड थी। वो कहती है, अच्छा तो ऐसा है क्या? यानी वो सोच रही थी क्या पता किसी के ब्लेस लैंड के अंदर हो ना। सॉन्ग जियाडान ने टॉपिक शिफ्ट करा। सॉन्ग जियाडान कहता है, मुझे ज़्यादा कंसर्न असेंडिंग हेवन प्लान का है। ये जगह व्हाइट और ब्लैक हेवन से लिंक है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। ब्लेजिंग हेवन डोमिनेंस अभी गई थी, लेकिन हम उसे हरा नहीं पाए और अब लोगों की ग्रीड और बढ़ेगी। ईस्टर्न सी के लोन कल्टीवेटर और डेमोनिक कल्टीवेटर खतरा बनेंगे और राइटियस पाथ के सुपर फोर्सेस डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके मतलब दिक्कत तो खड़ी करेंगे और ये हमारे लिए बिगेस्ट डेंजर होगा। सॉन्ग शिया क्यूआई कहता है, कज़िन आप सच में बड़े वाइस हो, बड़े समझदार हो, बिल्कुल सही कहा। सॉन्ग यीशी भी थोड़ी वरी आ गई, मतलब फेस पे थोड़ा दिखने लगा कि टेंशन वाली बात है ये चीज़। सॉन्ग जियाडान थोड़ा कॉन्फिडेंटली कहता है, विज़डम स्टार चैन डाओ पे फोकस करने से बेहतर है मैं असेंडिंग हेवन प्लान को रिड्यूस करूँ। डोंट वरी, मेरे अरेंजमेंट के साथ तुम लोग डेफिनेटली लोन इमॉर्टल और डेमोनिक कल्टीवेटर को डिफीट कर लोगे और उनकी स्ट्रेंथ यूज़ करके रुओ लाई क्लैन, काई क्लैन को भी एक तरीके से वीक कर दोगे। अब सीन दिखाते हैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सीन। सेंट्रल कॉन्टिनेंट हो इमॉर्टल प्लस लैंड। फेंगयुआन कहता है स्टार फॉग कंसीलमेंट। उसने इमॉर्टल रियल मूव एक्टिवेट करा। तुरंत ही उसके सेकंड प्राइमल सी से स्टारलाइट बनी फॉग निकलने लगे। वो फॉग पूरे फेंगयुआन को कवर कर गई। उसका फेस ब्लर हो गया। बाहर से वो सिर्फ एक वैग्यू फिगर जैसा देख पा रहा था। फेंगयुआन खुश था। वो कहता है फाइनली मॉडिफाइड स्टार फॉग कंसीलमेंट रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हो गया हूँ मैं। अरे बढ़िया, इसने वो कर लिया जो ये करना चाह रहा था। उसने टेस्ट करके कंफर्म करा, ये मूव उसके खिलाफ होने वाले जो डिडक्शन था उनको ब्लॉक कर सका था। असेंडिंग हेवन प्लान से निकलने के बाद और ब्लेजिंग हेवन डोमिनस के साथ नेगोशिएट करने के बाद वो हुई इमॉर्टल बेस्टलैंड वापस आया था। लाइट ऑफ विजडम का यूज़ उसने करा। ओरिजिनल स्टार फॉग कंसीलमेंट को मॉडिफाई करा। ओरिजिनल स्टार फॉग कंसीलमेंट 2 करोड़ इमॉर्टल गू होते थे, जिसमें एक था स्टार थॉट इमॉर्टल गू। अरे 2 करोड़ क्या बोल दिया मैंने, 2 कोर होते हैं। 2 करोड़ कहाँ पहुँच गया मैं, 2 करोड़ इमॉर्टल गू तो पूरी दुनिया में नहीं होंगे भाई। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं ना, देखो स्टार फॉग कंसीलमेंट बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें ना तुम्हारे जो कोई भी डिडक्ट करेगा तुम्हें पता नहीं, मतलब तुम्हारे ऊपर पता नहीं चलेगा कि उसका मतलब क्या है। देखो वैसे तो मुझे ये नहीं पता
कि हाई रैंक वाला बंदा करे तो हो पाएगा या नहीं। जैसे ओल्ड मान यान्शी, तुम जानते हो यार वो विज़डम पाथ में कितना खतरनाक है, क्या पता वो कर पाए, है ना? हो सकता है वो कर लेगा, क्योंकि ज़्यादातर मुझे लगता है यार वो बहुत खतरनाक बंदा वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ वो यही चीज़ है कि छोटे-मोटे लोग नहीं कर पाएँगे इतना, और इसको बनाने के लिए 2 ही कोर गू चाहिए जो इमॉर्टल वाले होते हैं, और इसको मॉडिफाइड वर्ज़न उसने बना लिया जिसमें 2 कोर गू निकलते हैं। एक स्टार थॉट इमॉर्टल गू लगा दिया, दूसरा रिप्लेस हुआ था अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गू के साथ। अब पेंगुइन के पास विज़डम पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल था। पहले जो अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गू उसके लिए काम का यूज़फुल था, अब उसकी जो रियल कैपेबिलिटी थी शाइन करने लगी थी। अब मैं दोबारा बता दूँ तो बस फेंगयुआन बता य यही सोच रहा है कि जो असेंडिंग हेवन प्लान वाली ट्रिप है ना, इसके बाद विज़डम स्टार वाले जो नाम है पूरे एक्सटेंसिव में फैल जाएगा, बहुत लोग मल्टीपल डिडक्शन करेंगे, तो उसी चीज़ को छुपाने के लिए इसे ये चीज़ करनी पड़ रही थी, कंसीलमेंट। अब लेकिन इस टेक्नीक से मतलब इस टेक्नीक की भी लिमिट्स थी। क्या लिमिट थी? ये सिर्फ़ डिडक्शन ब्लॉक करती थी। फायर, वाइंड, वाटर या फिज़िकल अटैक से बचाव नहीं था। ये 2 रैंक 6 इमॉर्टल गु पे बेस्ड थी। अगर रैंक 7 विज़डम पाथ गु इमॉर्टल ने डिडक्शन किया तो थोड़ी देर के लिए तो मतलब उसे रोक पाएगी, लेकिन फिर कोलैप्स हो जाएगी, फिर वो डिडक्ट कर लेगा। और फिर भी एक एडवांटेज था, स्टार फॉग कंसीलमेंट को बार-बार एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं थी। एक बार एक्टिवेट करने के बाद जो फॉग निकलती वो डिफेंस लेयर बन जाती और जब तक वो फॉग खत्म नहीं होती तब तक वो प्रोटेक्ट करती थी। फेंगयुआन आगे कहता है ये स्टार फॉग अंदर छोटे फ्रेगमेंट ऑफ स्टार पाथ और विज़डम पाथ के एकदम जो दाँव मार्क्स हैं ना उससे भरे हुए हैं। इस मिक्स की वजह से डिडक्शन ब्लॉक हो जाते हैं। अगर सॉन्ग सॉन्ग जिया डैन भी डिडक्शन करे और फॉग कुछ देर तक ब्लॉक कर देगी और मुझे अलर्ट कर देगी, तब मैं फिक्स इमोर्टल ट्रैवल यूज़ करके ब्लेस्ड लैंड में आ जाऊँगा, और वहाँ जाने के बाद तो रैंक 8 विज़डम पाथ एक्सपर्ट भी मुझे डिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब तक फेंगिवा ने 2 बड़े वीकनेस कवर कर लिए थे। पहला स्टार सोल बैटलफील्ड बनाया था, दूसरा स्टार फॉग कंसीलमेंट एक्टिवेट करा था। अगला काम था रैंक 6 ऑल ऑफ एफर्ट को वो जो था इमॉर्टल लेवल वाला रैंक 6 वाला उसको रिफाइन करना और पेशेंटली वेट करना और ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस के मूव करे इसलिए। पेंगुइन को याद आता है कि पिछली लाइफ में डेमोनिस ने शार्ड डीमन और सुबाइमन को हटा दिया था और टाइमिंग खराब होने की वजह से उसे नॉर्थल प्लेन्स जाना पड़ा था। इस बार इस वजह से यूलू ब्लेसलैंड का प्रोग्रेस फास्ट हो गया था। अब वो अर्ली एक्शन ले सकते थे, मतलब ले सकती है, और हमारे पास भी टाइम होगा। बस ये यूलू ब्लेसलैंड का रिवॉर्ड स्टेरी स्काई ग्रोटो हेवन के ड्रीम रिलम जैसा डिसअपॉइंटमेंट ना हो बस। इससे पहले फैंगीवान सेकंड लेयर ऑफ ड्रीम रियलम क्रॉस करके थर्ड लेयर तक पहुंच गया था, जो उसने पिछली लाइफ में नहीं देखा था। विज़डम पाथ और स्टार पाथ दोनों में उसकी अटेनमेंट ग्रैंड मास्टर लेवल तक बढ़ गई थी। फिर थर्ड लेयर बहुत अजीब थी, वो खुद भी कोलैप्स हो गई। फैंगयुआन को कोई अटेनमेंट बूस्ट भी नहीं मिला, और और जो सॉन्ग स्टार कंसोलेशन इमॉर्टल वनरेबल ने मतलब ड्रीम रियलम के अंदर सुनाया था, रिक्रिएट करा था ना, उससे चाहे जितना वो कोशिश करता, वो याद नहीं कर पा रहा था कि वो सॉन्ग क्या है। मैंने तो 3 लाइनें को समझ लिया था, 3 लाइनें वो क्या कहना चाह रही है, लेकिन 1 लाइन शुरू की नहीं समझ पाया था, तो पता नहीं क्या मतलब होगा उसका, देखते हैं। टाइम फास्ट आगे बढ़ता गया। ब्लेसिंग हेमन डोमिनिस ने ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस के रिलेशंस को शॉर्ट आउट कर लिया, और जैसे पिछली लाइफ में था, इस बार उसने बो डान का एक्सक्यूज़ लेके शार डीमन और सुबा ईमन को हटा दिया। पेंगुइन ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, उसका प्लान क्लियर था। वो सिर्फ तब मूव करेगा जब डेमोनिस यूलू ब्रेसलैंड पे अटैक करेगी, और जैसे उसने सोचा था, बैटलफील्ड किलर मूव अनमूविंग टू पावरफुल होने के बावजूद खुद से ऑपरेट नहीं कर रहा था, एक खाली फॉर्मेशन जैसा था। फेंगुइन ने अपना मेंटल एनर्जी और इमोर्टल एसेंस खर्च करके उसे अनरावल किया और फाइनली यूलू ब्रेसलैंड को कैप्चर कर लिया। तब डेमोनिस ने कहा, ये सिर्फ एक स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल गो है, उसके बारे में सोचना भी मत। वो लिटिल लैम्ब के लिए मेरा गिफ्ट है। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से तुम 2 रैंक 6 इमॉर्टल गो ले सकते हो, लेकिन ये स्टार पाथ इमॉर्टल गो है, चाहे रैंक 6 हो, पर तुम टॉप मिस्टिकल गो लिस्ट में आते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर तुम इसे चूज़ करते तो तुम्हारा दूसरा इमॉर्टल गो लेने का ऑप्शन चला जाएगा। यानी सिंपल बात कहना चाह रही है कि देखो, ये जो यूलू ब्लेस लैंड है ना, इसके अंदर जितने भी इमॉर्टल गो मिलेंगे, उसमें तो देखो नॉर्मल इमॉर्टल गो भी होंगे और खतरनाक वाले इमॉर्टल गो भी होंगे, जो कि मिस्टिकल गो में आते हैं। और अगर तुम चाहो तो 2 इमॉर्टल गो ले सकते हो नॉर्मल वाले, लेकिन अगर तुम मिस्टिकल वाली लिस्ट में से लेते हो, तो तुम्हें सिर्फ 1 मिलेगा, तो चॉइस तुम्हारी है।
अब सीन दिखाया जाता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट स्टार फ्रॉम ब्लेस्ड लैंड का सीन। फेंगयुआन बिना डिस्ट्रैक्शन के ऑल आउट एफर्ट को रिफाइन कर रहा था। बहुत सारे इमोर्टल मटेरियल मेल्ट होकर एक येलो ब्राउन लिक्विड बन गए थे जो हवा में एकदम तैर रहे थे। फेंगयुआन ने अपना सेकंड वाइटल गो यानी ऑल आउट एफर्ट गो से उस लिक्विड में डाला। फेंगयुआन कहता है राइस यानी निकलो। उसने हाथ जमीन पर मारा, क्रैकिंग आवाज के साथ उठकर लिक्विड को कवर कर गया जो रॉक्स थे एकदम कवर कर रहे थे, और एक मडी सा बॉल बन गया। ये एक अर्थ पाथ प्लस रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव था जो फेंगयुआन ने लांग या लैंड स्पीड के साथ डील करके लिया था। इसके बदले उसने लैंड स्पीड के लिए एक इमोर्टल गो रेसिपी 30% तक कंप्लीट करके दिया था। रिफाइनमेंट शुरू हुआ। फेंगयुआ ने यूज करा ब्लड रिफाइनमेंट स्नेक, और उसकी आंख, कान, नाक सब जगह से एकदम ब्लड निकलने लगा। वो ब्लड 7 स्नेक बन गए और स्नेक मडी बॉल से चढ़ गए और एकदम भाई कवर कर लिया और स्नेक बॉल बन गया। फेंगयुआन लगातार मॉर्टल वुड डालता गया। स्नेक उसे खा रहा था और धीरे धीरे मडी बॉल में घुस रहा था वो जितना मटेरियल था। 2 घंटे बाद सारे ब्लड स्नेक उस मडी बॉल का हिस्सा बन गए और बॉल पर रेड स्नेक स्केल्स चमकने लगे, और जैसे जैसे वो जिंदा हो एकदम ऐसे लग रहे थे हिलते टुलते, मतलब थोड़ा बहुत चमक रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे ऐसे। अगला स्टेप, फायर रोस्टिंग करी गई। फेंगयुआ ने 3 अलग अलग फ्लेम यूज करी यहाँ पे। पहला ब्लू फायर, बॉल की जो स्केल्स थी उसके ऊपर फ्रॉस्ट आ गया था, और जो फिर ग्रीन फायर यूज करी, जो फ्रॉस्ट था वो मॉस बन के एकदम उगने लगा, यानी वो जो काई होती है ना वैसे टाइप का। फिर येलो फायर, मॉस हार्डन होके एक ब्राउन ब्लड ककून बन गया जो गोल्डन स्पार्कल से चमक रहा था। येलो फायर से उसने पूरे एक दिन एक रात एक तरीके से रोस्ट करा। आखिर में ब्राउन बॉल ट्रांसफॉर्म होके एक प्योर गोल्डन बॉल बन गया। ये जो था ना प्रोसेस पूरा एक क्रूशियल स्टेप कंप्लीट हुआ था। फेंगयुआन ने 2 दिन ऐसे लगा दिया और आराम करके एनर्जी रिकवर करी। फिर उसने गोल्डन मडी बॉल एक्टिवेट करा, एक स्पेशल गूवम यूज करके तोड़ने की कोशिश की। बैंग आवाज आई, गोल्डन बॉल एक्सप्लोड हुआ और 3 ली के एरिया में जो गोल्ड पाउडर था फैल गया। फेंगयुआन कहता अरे फेल्ड हो गया, बॉल से कुछ भी नहीं निकला। अगर सक्सेसफुल होता तो एक हाफ कंप्लीटेड इमोर्टल गू बन जाता। सारे इमोर्टल मटेरियल एकदम जितना भी एसेंस वैसेंस था सब कुछ वेस्ट हो गया। सिर्फ एक ही चीज मिली थी, रिफाइनमेंट का एक्सपीरियंस। फेंगयुआ ने तुरंत ही अपना मूड स्टेबल करा। उसे पता था कि इमोर्टल को रिफाइनमेंट सक्सेस रेट बहुत लो होता है, फेल होना तो नॉर्मल है। वो बस इमोर्टल मटेरियल इकट्ठा करके नेक्स्ट अटेम्प्ट करेगा। उसके पास पहले का एक्सपीरियंस था, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा और स्टार थॉट इमोर्टल को रिफाइन कर चुका था, इसलिए उसका मेंटल जो मतलब एक होता है ना स्टेबल था, यानी मेंटल चीज़ें स्टेबल थी। थोड़ा रेस्ट करके फेंगयुआ ने फिक्स इमोर्टल ट्रैवल एक्टिवेट करा और सीधा साउथर्न बॉर्डर आ गया। रात का टाइम था, फेंगयुआन क्लाउड्स के ऊपर था और ऊपर चमकते हुए स्टार्स को देख रहा था। ये था एक उसका नया वाला रिवॉर्ड, रैंक 6 इमोर्टल गो स्टार आइस, जो उसे यूलू ब्लेस लैंड में मिला था। यह गो टॉप 10 मिस्टिकल गो की लिस्ट में 10वें नंबर पर था। फेंगयुआ ने स्टार आइस एक्टिवेट करा, उसकी पुपिल्स एकदम भवंडर जैसी बन गई और स्टाइल लाइट जितना भी था सब खींचना शुरू कर दिया। इस गो का नाम मतलब इस गो का जो काम था, फेंगयुआन स्टार के थ्रू दुनिया देख सकता था, मतलब वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में रहकर भी साउथर्न बॉर्डर नॉर्थर्न प्लेन्स को ऑब्जर्व कर सकता था। यही वजह थी कि स्टार आइस मिस्टिकल गो लिस्ट में टॉप 10 में आता था। बट इसकी एक वीकनेस थी, इसे तुरंत यूज नहीं कर सकते, पहले स्टार लाइट से कनेक्शन बनाना पड़ता था। अभी फेंगयुआन वही कर रहा था। स्टार लाइट धीरे धीरे उसकी आंखों में गैदर हो रही थी। लेफ्ट आई और राइट आई दोनों में एक एक स्टार लाइट का जो एक ट्रेस था कनेक्ट हो गया था, एक पुपल से और दूसरा ब्लैक हेवन के एक स्टार से कनेक्ट हो गया। इस प्रोसेस में फेंगयुआन ने अपना ग्रीन ग्रेप इमोर्टल एसेंस खर्च करा। उसका विजन पहले से डार्क हो गया, फिर धीरे से फेंट ब्लू लाइट में दिखने लगा और टाइम के साथ वो बड़ा होता गया। फेंगयुआन सोचता है अगर स्टार छोटा होता तो मैं उसे जल्दी से अपना टूल बना सकता हूँ। बड़ा स्टार पावरफुल होता है लेकिन उसे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट भी लग जाएगा, तो देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी फेंगयुआ ना जल्दी से स्टार आइस इमोर्टल को यूज करना चाहता था। रात खत्म होते ही उसने काउंट करा, सिर्फ एक नाइट में उसने 8 बीट्स ऑफ इमोर्टल एसेंस यूज कर लिए थे। फेंगयुआन कहता है स्टार आइस टॉप 10 में आता है, लेकिन इसका एक दिक्कत भी है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, यानी कितने सारे बीट्स ले लिए। एक स्टार रिफाइन करना मतलब लगभग रैंक 6 इमोर्टल गो रिफाइन करने जैसा है। 10 अटेम्प्ट का कॉस्ट है। लकीली मैं ये मतलब सह सकता हूँ क्योंकि उसके पास वो है ना एक तरीके से इमोर्टल एसेंस स्टोन्स हैं तो रिकवर कर सकता है, और इमोर्टल एसेंस स्टोन का स्टॉक भी अच्छा खासा कमा रहा है पैसे, तो यूज़ कर सकता है ना, इसलिए कह रहा था। वरना कोई और होता तो यूज़ भी नहीं कर पाता, इतना सारा बीट्स लग रहा था, उसे बनने में भी नेचुरली टाइम लगता है बीट्स को, इसलिए उसने सोचा मैं स्टार पाथ ग्रैंड मास्टर लेवल का है और ऊपर से लाइट ऑफ विजडम भी है मेरे पास, अगर स्टार आइस का किलर मूव के साथ कंबाइन करूँ तो और पावरफुल बनेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर स्टार आइस और फिक्स इमोर्टल ट्रैवल कंबाइन कर दिया तो
ये सोच के फेंग युआन का मतलब चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस ने शायद इस वजह से स्टार आइस को इतना इम्पोर्टेंट माना था और सच में स्टार आइस प्लस फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल एक परफेक्ट कॉम्बो था। अगले दिनों में फेंग युआन को 2 काम मतलब करने थे। पहला, ऑल आउट एफर्ट इमॉर्टल गू को रिफाइन करने की कोशिश, फेल होता है सक्सेस पता चल जाएगा। दूसरा, फेरी यूलू के बैटलफील्ड किलर मूव को डिकोड करना, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिली थी। कैसे इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर बैटलफील्ड किलर मूव क्रिएट किया जाए बिना उसे डैमेज किए, ये चीज़ सीखनी थी। साथ ही वो स्टार आइस से ब्लैक हेवन का एक स्टार रिफाइन कर रहा था, आउटसाइड वर्ल्ड की इन्फो गैदर कर रहा था। टाइम फास्ट निकलता गया। नॉर्थर्न प्लेन्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम थी जैसे फेंग युआन की प्रीवियस लाइफ में थी, लेकिन ईस्टर्न सी में कुछ अलग हुआ था। लास्ट लाइफ में लोन कल्टिवेटर और डेमोनिक इमोर्टल्स ने असेंडिंग हेवन में घुस कर सॉन्ग क्लैन, काई क्लैन, रुओ क्लैन की अरेंजमेंट्स को तोड़ दिया था। इस प्रोसेस में 7 सी स्नेक वुमेन ने सॉन्ग ईशी का मजाक उड़ाया था और गुस्से में सॉन्ग ईशी ने एक कोस्टल विलेज डिस्ट्रॉय करके ली श्याओ याओ के एंसेक्टर को मार दिया था, जो पिछली लाइफ में हुआ था। ये ली श्याओ का जो एंसेक्टर वाला सीन है वो 200 साल बाद जो लकी बंदा पैदा होने वाला है उसका बता रहा था, लेकिन फेंग युआन ने उसका यूज़ कर रहा था, फिर वो मर गया फेंग युआन की वजह से। लेकिन इस बार ये लाइफ थी, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी वो जिंदा होगा। पर इस लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। लोन कल्टिवेटर और डेमोनिक मॉडल को मतलब स्टार्ट से ही सॉन्ग, काई और रुओ क्लैन के कंबाइंड फोर्स से क्रश कर दिया। रीजन सिंपल था, ब्लेजिंग हमें डेमोनिस पहले ही फेंग युआन के साथ ट्रबल क्रिएट कर चुकी थी, इस वजह से क्लैंस अलर्ट हो गए पहले ही। अब क्लैन के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे लिमिटेड थे, आउटसाइडर के आते ही तीनों क्लैंस आपस में कोऑपरेट करने लगे और पहले से एक साथ हो गए। और जब ब्लेजिंग हमें डेमोनिस की जगह कोई और यहाँ पे अटैक करने आया है तो वो फंस गया, उसको ही लपेट दिया गया। फेंग युआन का सबसे बड़ा फोकस था लुओपो वैली पर। वहां चल रहा था 100 डेज बैटल, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के फेंग जीजे वर्सेस शैडो सेक्ट का क्वीन बाइशेंग। फेंग युआन बैटल का रिजल्ट जानना चाहता था पर वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा था। उसने 100 लीग तक दूर तक कुछ इन्वेस्टिगेट गो सेट कर दिए है। ये रेंज भी डेंजरस थी क्योंकि दोनों साइड से अगर उसे पकड़ लेती तो फटाफट उसे मतलब काम तमाम कर देती। वहां पे बैटलफील्ड किलर मूव और काउंटर इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स लगे हुए थे। फेंग युआन सोचता है इस सिचुएशन में मतलब इस बार जो सिचुएशन अलग है, मैंने जानबूझकर शू जोंगजी को जिंदा रखा है शैडो सेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो बैटल का ओवरऑल रिजल्ट चेंज हो सकता है शायद, क्योंकि पिछली लाइफ में तो हमने देखा था ना क्या हाल हुआ था। तो कह रहा है कि शायद इस बार थोड़ा चेंज रिजल्ट मिले। उसकी प्रीवियस लाइफ में शैडो सेट हार गया था लेकिन कुछ लोग बच के निकल गए थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने विन तो किया पर फेंग जीजे मर गया था। मतलब एक बेकार ही विक्ट्री थी, मतलब कॉस्ट ज़्यादा लग गई, विक्ट्री भी किस काम की, है ना? इस बार फेंग युआन बहुत ही अलर्ट था, एक नया रिज़ल्ट क्या होगा? पर अभी वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि सेल्फ स्ट्रेंथ गू लूज़ हो चुका था और ऑल आउट एफर्ट गू अभी रिफाइन नहीं हुआ था। उसके पास इनफ कॉन्फिडेंस नहीं था वहाँ जाने का क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है उतनी अभी। अगर पहले सेल्फ स्ट्रेंथ गू होता, पहले के जैसा जो अभी हाई लेवल उनको दे दिया और एटीट्यूड गू ले लिया, तो अगर ये होता तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन भाई अब नहीं है तो पहले ऑल आउट एफर्ट को ही करना पड़ेगा, देखते हैं हो जाता है तो फिर शायद कुछ कर पाएगा। टाइम फास्ट आगे बढ़ गया। प्रीवियस लाइफ के हिसाब से 100 डेज बैटल खत्म हुए 3 दिन हो चुके थे अब। फेंग युआन नॉर्थल प्लेन्स में था, कामली वेट कर रहा था और फाइनली लुओपो वैली से एक रिएक्शन भी आया। लुओपो वैली से 2 फिगर निकले, एक आगे और एक पीछे। वो थे ब्लेजिंग ग्लोरी, लाइटरिंग बिलियंस, इमॉर्टल ज़ॉम्बी और हाई चेंग। फेंग युआन तुरंत ही अलर्ट हो गया पर चेस नहीं करा। कुछ देर बाद कोई सेंट्रल कॉन्टिनेंट कोई इमॉर्टल बाहर नहीं निकला। फेंग युआन सोचा, लगता है शू जोंगजी को जिंदा रखने का कोई रिजल्ट, बस 3 दिन का डिले था। शैडो सेक्ट फिर भी हार ही गया, सिर्फ ये दोनों ही बच निकले हैं लग रहा है। ये आउटकम अजीब नहीं था। बैटल का असली फैसला हुआ था फेंग जीजे वर्सेस क्वीन बाइशेंग के बीच। शू जोंगजी जिंदा होने के बाद भी उनके सामने छोटी सी चीज ही था। फेंग युआन मन में कहता है पता नहीं और क्या चेंजेस हुए हैं इस 100 डेज बैटल में। सोच कर लग रहा है चेस करूं, क्या शुरू करूं? फिर उसने सोचा कि करते ही है, फिर उसने चेस शुरू करा। ज़ॉम्बी की स्पीड बहुत फास्ट थी, हवा में ब्लैक लाइन बना के एकदम भाग रहा था, अचानक रुक गया। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटिंग बिलियंस कहता है कौन है? उसने आगे मतलब आंखों में एकदम आग लगा के एकदम देखना शुरू करा कि कहाँ पे है, कौन है। सामने आया ताइबेन शेंग एकदम कोल्ड स्माइल के साथ। आखिर आ ही गया, आज तू मर जाएगा, ताइबेन शेंग ने कहा। ज़ॉम्बी कहता है बस रैंक 6 है। वो बिजली की तरह अटैक करके ताईबाई से जोर से एकदम मारा, बूम आवाज आई। ताईबाई बबल बन के गायब, इल्यूजन निकला। ज़ॉम्बी शॉक में कहता इल्यूजन, रैंक 6 होके रैंक 7 को रोकने की हिम्मत, और सबसे बड़ी बात
इससे मेरी लोकेशन कैसे पता चल गई भाई, मैं कहाँ पे था? क्या मेरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट और नॉर्थर्न प्लेन्स का एक प्यादा है कोई यहाँ पे हमारे बीच घुसा हुआ? शायद बैटल में तो नहीं था, क्योंकि कोई वीक होगा, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या मैटर है। और ये मतलब कहना चाह रहा है सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाले ट्रस्टवर्दी नहीं है, या क्या करना चाह रहे हो? ट्रस्ट नहीं करते क्या? ये अजीब-अजीब सी बातें बोल रहा था ज़ॉम्बी शॉक होते हुए। ज़ॉम्बी का दिमाग तेज़ था, तुरंत ही समझ गया कि ये मुझे बस डिले करने आए हैं ताकि मैं ईज़िली एस्केप ना कर पाऊँ। फिर ताई बाई का इल्यूज़न सामने आया। वो कहता है आराम से, अभी तो खेलना शुरू हुआ है। ज़ॉम्बी ने अब इन्वेस्टिगेट करा, समझ गया कि इल्यूज़न है। और एकदम एकदम शिट कह के दूर उड़ गया। ताई बाई स्लो था, सिर्फ़ डि एक तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोक तो पाया नहीं। ज़ॉम्बी एस्केप में फुल फ़ोकस कर रहा था, तभी फेंग युआन आ गया। तो वो कहता है, "फेंग युआन कहाँ भाग रहा है भाई, रुक जा।" फेंग युआन ने ताई बाई का स्लो डाउन के लिए रखा था और फिक्स इमोटल ट्रैवल से ईज़िली ट्रैक कर रहा था। अगर अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज़ ना करनी होती तो पहले ही आ जाता। ताई बाई फेंग युआन को देख के खुश हुआ, अभी क्रिटिकल मोमेंट था इसलिए खुश हुआ था। ज़ॉम्बी ने फेंग युआन को देखते ही एकदम झटके खाए और डर के मारे पीछे हिल गया। और वो कहता है, "फेंग जूजे?" अरे! अच्छा, फेंग युआन ने फेंग जीजे का रूप ले लिया क्या? एक्चुअली फेंग युआन ने फ़ैमिलियर फेस यूज़ करके अपना रूप फेंग जूजे जैसा बना लिया था। असली स्ट्रेंथ उसकी सिर्फ़ रैंक 7 पीक थी और फेदरमैन एनस्लेव करने के बाद और गिर गई थी। नॉर्मली वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता, पर फेंग युआन के पास ट्रम्प कार्ड था, स्टार सोल बैटलफ़ील्ड। ज़ॉम्बी रैंक 7 था, पर 100 डेज़ बैटल के बाद उसकी स्ट्रेंथ आधे से भी कम रह गई थी। अगर उसे बैटलफ़ील्ड में खींच लिया, तो फेंग युआन के जो जीतने के चांसेस है हाई हो जाएँगे। फेंग युआन ने सोचा, हाई चेंग को इग्नोर करो, वो तो इंजर्ड है, एक तरीके से कुत्ता ही है, इमॉर्टल गु हाउस भी खो ही चुका होगा, उससे कोई खतरा नहीं। पर ये ज़ॉम्बी शैडो सेक्ट का क्रूशियल मेंबर है, क्वीन बाईशेंग और जियांग यू ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। ये तियान माउंटेन बैटल में भी ये फॉर्मेशन कोर था, आगे देखेंगे। और तीसरी बात, ऊपर से शैडो सेक्ट का इम्पोर्टेंट मिशन पे भी कोई चल रहा है ये, तो आसानी से नहीं मरेगा, इसको देखना पड़ेगा। पिछली लाइफ में श्यू हो ने इसे कैप्चर करके मतलब ज़ॉम्बी अलायंस के रेस्क्यू का वेट किया था। मतलब मेरे पास इसे कैप्चर करने का भी हाई चांस है, मैं भी इसे कैप्चर तो कर ही सकता हूँ। और लास्ट चीज़, अगर कैप्चर हुआ तो मैं सोल सर्च करके शैडो सेट के सीक्रेट जान सकता हूँ। अगर सोल टेम्पर्ड भी हो गई यानी खराब भी हो गई, तब भी मरने से शैडो सेट को ह्यूज लॉस ही होगा। मतलब देखते हैं क्या होगा। फेंगियो ने डिसाइड तो कर ही चुका था, शैडो सेट एक बड़ा खतरा था। अगर उसे ग्रेसफुल क्योटिक ड्यूल स्टेज चाहिए होता तो शैडो सेट के अगेंस्ट डायरेक्टली जाना ही पड़ेगा। और फेंगिवन कभी वेट करके अटैक का शिकार तो नहीं बनता, वो खुद ही उनकी वीकनेस पर स्ट्राइक करेगा। फेंगिवन सोच रहा था, क्या ये सच में फेंगिवन कह रहा हूँ, ज़ॉम्बी सोच रहा था क्या सच में ये फेंगिवन, मतलब फेंगिवन तो नहीं, फेंग जीजे है ये? देख के हिला हुआ है ना इसलिए। उसने पहले देखा कि क्वीन बाईशेंग ने फेंग जीजे और ओशु को लिंगमी को साथ में थीविंग हेवन इनहेरिटेंस के स्पेस में खींच लिया था। फिर सुसाइड करके एसिमिलेशन वाइंड क्रिएट कर दी और मारने की कोशिश की थी। तो फेंग जीजे अब यहाँ कैसे आ सकता है? चांस तो बहुत कम थे और सैडोसक जानता था कि ज़ाओ लियान यून को सीक्रेट में सेंट्रल कॉन्टिनेंट भेजा गया है। ज़ॉम्बी डाउट में था, या फिर इन तीनों में से कोई एक अदरवर्ल्डली डीमन है। पर हमने पहले इन्वेस्टिगेट भी करा था, वो जो तीनों लोग अंदर गए हैं, इनहेरिटेंस के अंदर गए हैं, यानी जो थीविंग हेवन की, उसमें कोई भी अदरवर्ल्डली डीमन तो नहीं था। ताई बाई का इल्यूजन याद आया, उसका सस्पिशियस और डीप हो गया, इसलिए उसने तुरंत ही इन्वेस्टिगेट किलर मूव यूज़ करा और जैसे ही चेक करा, उसका पसीना छूट गया। ये तो रियल फेंग जीजे है। ज़ॉम्बी भागने को तड़प उठा। काश मेरे 100 विंग्स होते यार प्लीज़। पर फेंगिवान मन ही मन कहा और हँसा। मेरी फ़ैमिलियर फेस टेक्नीक रैंक 8 के इमॉर्टल तक को फूल कर सकती है और स्टार फॉग कंसीलमेंट मुझे और भी कवर करता है। अगर तुम विज़डम पार्ट डिडक्शन भी यूज़ करोगे ना, तब भी तुरंत ही मुझे पहचान ही नहीं पाओगे। क्या करोगे, मेरी असली आइडेंटिटी जान ही नहीं पाओगे तुम तो। यानी एक तरीके से उसे विश्वास हो गया कि ये फेंग जीजे है अपना फेंगिवान, और फेंगिवान तो सिंपल बता ही रहा है कि ये डिड्यूस ही नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता, इसे रियल ही लगूँगा मैं। अगर ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटिंग बिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग विज़डम पाथ मेथड्स होते, तब भी वो स्टार फॉग कंसीलमेंट तोड़ पाता, लेकिन ये चांस बहुत ही कम थे। फेंगिवान की प्रीवियस लाइफ में हाई लाओलान से मिली इन्फो से ऐसा कुछ नहीं मिला था कि ये जो ज़ॉम्बी है, इसके पास कोई विज़डम पाथ के मेथड्स हैं, तो ना के बराबर चांसेस थे। इस वक्त फ़ैमिलियर फेस की पावर फुल दिख रही थी। अटैक पावर तो नहीं था, पर रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ का ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटिंग बिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी शॉक में आ गया था। पैनिक में भागना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे सच में ऐसा लग रहा था कि फेंगिवान ही फेंग जीजे है। उसके पास पावरफुल क्लियर मूव तो थे, मूवमेंट वाले, स्पीड बहुत हाई थी। फेंगिवान की फ्लाइंग स्पीड मैच
नहीं कर रही थी उससे, लेकिन फेंग युआन के पास था फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल। उसने पहले ही विज़डम पाथ मेथड से पूरा इसके एरिया मतलब जो पूरा का पूरा एरिया स्कैन कर लिया था। ज़ॉम्बी जहाँ भी भागता फेंग युआन वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता। तो भाई तू स्पीड कितनी बढ़ा ले, टेलीपोर्ट से आगे थोड़ी ना है। बार-बार वैसा करके फेंग युआन ने उसको धक्के से एकदम एरिया की तरफ ड्राइव करना स्टार्ट करा, जहाँ उसने पहले से स्टार सोल बैटलफील्ड अरेंजमेंट कर रखे थे। वहाँ गू बम और सेटअप रेडी था। बस थोड़ी देर में बैटलफील्ड एक्टिवेट हो जाता है और एक बार ज़ॉम्बी उसमें गिर गया तो फँस गया। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी ट्रैप के करीब आया, उसने अचानक मुड़कर अपना इमॉर्टल किलर मूव फेंग युआन पे चला दिया। तभी आवाज़ आई और ब्लेजिंग रेड फ्लेम्स निकली और हीट इतनी थी कि फ्लेम पहुँचने से पहले ही फेंग युआन की आईब्रोज़ के पास आई और आईब्रो के बाल जलने लगे। फेंग युआन को तुरंत ही पीछे हटना पड़ा। ज़ॉम्बी हँसकर कहता है, "फेंग जीजे, तुझ जैसा लोली रैट मुझे बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत करता है।" फेंग युआन ने अंदर ही अंदर शिट कहा। कोई प्लान परफेक्ट तो होता नहीं, उसके सबसे बड़ी वीकनेस थी स्लो स्पीड। 100 डेज़ बैटल में रियल फेंग जीजे की स्पीड बहुत फास्ट थी, जो फेंग युआन कॉपी नहीं कर पा रहा था। इस वजह से ज़ॉम्बी का जो सस्पिशियस था, अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि ये फेंग जीजे नहीं है। ज़ॉम्बी सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं था, उसका माइंड भी शार्प था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी होने के बावजूद उसके डिसीजन क्लियर थे। फेंग युआन का प्लान ऑलमोस्ट सक्सेस पर था, पर क्रूशियल मोमेंट पे ही फेल हो गया। अब टेबल टर्न हो गई थी। फेंग युआन खुद डेंजर में था। ज़ॉम्बी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से फेंग युआन ने फेदरमैन गो इमॉर्टल एनस्लेव किया हुआ था, जिसकी वजह से उसका स्टेट और वीक हो गया था, क्योंकि मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही थी उसको कंट्रोल करने में जो फेदरमैन था इसलिए। फ्लेम डॉज करने के बाद फेंग युआन बहुत ज़्यादा एकदम पैथेटिक कंडीशन में आ गया। ज़ॉम्बी गुस्से से चिल्लाया और फेक फेंग जीजे, फेंग मतलब फेक वाला एकदम चिल्लाता कि तू फेक है, नकली है और चार्ज करने लगा। तभी फेंग युआन हँसा और बोला, "ज़ॉम्बी, तू तो फँस गया। मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। अब बाकी सब उन पे छोड़ता हूँ।" ये सुनकर ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटिंग ब्लियंस इमॉर्टल शॉक में आ गया और बिना सोचे समझे उल्टा भाग गया। यानी होते तो चोमू है ये भाई ज़ॉम्बी। अब आगे देखते हैं। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटिंग ब्लियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी को ना उड़ते देखकर फेंग युआन रिलैक्स हो गया और उल्टी डायरेक्शन में निकल गया। उसके पास फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल था, लेकिन वो एक्सपोज़ करना सेफ नहीं था। अगर ये गो रिवील हो जाता तो लोग तुरंत ही फेंग युआन की असली आइडेंटिटी कनेक्ट कर लेते। फेंग युआन सोचता है, मेरे पास फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल है, काफ़ी गो इमॉर्टल्स जानते हैं। अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो चीज़ें और ईज़ी होती। वो बैटलफील्ड सेटअप वाली जगह पर पहुंचा जहां ताई बॉयशंग वेट कर रहा था। फेंग युआन कहता है, प्लान फेल हो गया, ज़ॉम्बी को यहाँ खींच नहीं पाया। ताई बॉयशंग रिलीड होते हुए कहता है, मुझे तो ये अच्छा लगता है। हम दोनों के लिए एक रैंक 7 से लड़ना बहुत ही रिस्की है। वैसे भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने अभी हमें ढूंढा नहीं है और अगर ढूंढ भी लिया तो मास्टर हमें नहीं छोड़ेंगे। फिक्स लिमिटेड ट्रैवल के साथ हम कभी भी जा सकते हैं। बेटर है कि पीसफुली डेवलप करें अपने आप को और स्ट्रेंथ बढ़ाएं। हर टाइम डेंजर में क्यों ही घुसना है हमें। फेंगयुआ ने बस सर हिला दिया, कुछ नहीं बोला। उसने ताई बाई को इमॉर्टल गो हाउस का सीक्रेट नहीं बताया था। फेंगयुआन जानता था कि सिचुएशन नॉर्मल डेवलपमेंट अलाउ नहीं करती। उसके 500 साल के एक्सपीरियंस से वो समझ चुका था कि गो इमॉर्टल वर्ल्ड के सीक्रेट कितने डीप हैं। यानी इतनी आसानी से जितना तुम कह रहे हो कि आराम-आराम से डेवलप हो, ये तो होने से रहा। अगर 88 रॉन्ग बिल्डिंग का सच एक्सपोज़ हो जाता तो हेवनली कोर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट सेक्ट एकदम उस पर जल्दी से आ जाते, हेवी प्रेशर डालते। और अगर कोर्ट ने ये रूमर फैला दिया कि फेंगयुआन ने वहां से बहुत सारा वेल्थ और काउंटलेस इमॉर्टल गो प्लस जायंट्स एंड इमॉर्टल वंडरबल के ट्रू इनहेरिटेंस लिया है, तो पूरा का पूरा गो वर्ल्ड ही उसके पीछे पड़ जाता फेंगयुआन के। फेंगयुआन अभी रैंक 6 लो टावर था और ग्रीडी लोग उसको हर जगह से हंट करते। डेवलपमेंट सोचना भी मुश्किल हो जाता। ऊपर से क्लाइमेटिस और ट्रबुलेशन बार-बार आते, तो सब चीज़ें फेल थी। दिक्कत ही दिक्कत होती। लेकिन अगर उसके पास इमॉर्टल गो हाउस ग्रेसफुल क्योटिक डुअल स्टेज होता तो सब कुछ अलग होता। तब उसके पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ होती, जिससे सिर्फ रैंक 8 इमॉर्टल या सुपर फोर्सेस चैलेंज करते और उनको भी टाइम लगता, एफर्ट और कॉन्फिडेंस चाहिए होता उसे गिराने के लिए। ये दोनों सिचुएशन ज़मीन आसमान में फ़र्क डाल रही थी, क्योंकि रैंक 6 होके रैंक 8 को हराना बड़ी बात थी। इसके लिए क्योटिक ड्यूल स्टेज चाहिए था और जिसके लिए सब प्लानिंग हो रही थी। ताई बॉयशंग कंसोल करते हुए कहता है, फेंगयुआन तो खुद को ज़्यादा फोर्स कर रहा है, चिल कर यार, इमॉर्टल लाइफ एंजॉय कर। फेंगयुआन कहता है, मैं अभी एंजॉय ही कर रहा हूँ यार। उसने होराइजन की तरफ देखा और बोला, ज़ॉम्बी सच में कोल्ड हेडेड निकला। उसने मेरी झूठी बात जल्दी समझ ली, पर गुस्से में आके फाइट करने की जगह चांस लेके सीधा भाग ही गया। ताई बाई फॉर्मेशन देखकर कहता है, वैसे ये गू फॉर्मेशन कमाल का है, 10,000 ली का एरिया कवर करता है। ये सबसे बड़ा फॉर्मेशन है जो मैंने आज तक देखा है। इसमें इल्यूजन्स बनती हैं और सारे गू वॉर्म भी मॉर्टल हैं। कहाँ से मिला तुझे, यूलू ब्रेसलैंड से मिला क्या?
फेंगयुआन ने सर हिलाया पर कुछ एक्सप्लेन नहीं करा। यूलू ब्लेस लैंड से उसे स्टार आइज इमॉर्टल गो के साथ फेरी यूलू का कल्टीवेशन नॉलेज भी मिला था। उस इंस्पिरेशन से लाइट ऑफ विजडम की मदद का यूज करके ह्यूज फॉर्मेशन बनाया था। फेंगयुआन कहता है 10,000 ली का फॉर्मेशन क्या बड़ी बात है। 88 रॉन्ग बिल्डिंग पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स को कवर करता था और ये फॉर्मेशन वीक है। ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी सिर्फ इसलिए तोड़ नहीं पाया क्योंकि वो भागने में बिजी था। चलो हम हाई चैंग को चेस करते हैं, उससे ही कुछ निकलवा लेंगे। ज़ॉम्बी का प्लान तो अब एक तरीके से ज़ॉम्बी के खिलाफ प्लान जो था वो फेल हो गया क्योंकि वो बहुत एक तरीके से अलर्ट था। पर फेंगयुआन हाई चैंग को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। उसने फेदरमैन गो इमॉर्टल ज़ो ज़ोंग को बोला और हाई चैंग का पीछा करे और फाइट अवॉइड करे। हाई चैंग इंजर्ड था, सिर्फ डार्क एरो इमॉर्टल गो के साथ बचा था, इसलिए चेस स्मूथ चला। फेंगयुआन ने एक और ट्रैप लगाया। इस बार उसने फेंग जीजे का नहीं बल्कि ओल्ड लॉर्ड कांग यान का ले लिया बेस। हाई चंग भागता रहा, इजीली ट्रैप में फंस भी गया। फेंगयुआन ने स्टार सोल बैटलफील्ड एक्टिवेट करा। हाई चंग लगातार वीक होता गया और एंड में जाके सरेंडर करना पड़ा। फेंगयुआन ने उसे किल नहीं करा बल्कि कैप्चर कर लिया जिंदा। ये उसका बैटलफील्ड बनाने के बाद पहला बड़ा गेम था। हाई चेंग को पकड़ना बहुत वैल्यूबल था। उसे वो हाई आइलैंड को बेच सकता है और ह्यूज प्रॉफिट कमा सकता है बहुत ज़्यादा, और चाहे तो मतलब ब्लैकमेल करके भी कमा सकता है। पर उसे पहले फेंगयुआन ने सोल सर्च किया ताकि पहले खुद सीक्रेट पता करे। हाई लाओलान से मिली इन्फो की जगह अपना पर्सनल सर्च के लिए ज़्यादा उसे लगा कि ज़्यादा बेटर रहेगा। हाई चेंग को लेके फेंगयुआन वापस हुई इमॉर्टल बेस्टलैंड गया। नॉर्थल पैंस सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगा। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है अगला टारगेट होगा लुओपो वैली। उसके साथ डांगोन माउंटेन मिला तो मेरी सोल फाउंडेशन सुपर फास्ट ग्रो होगी। स्लेवरी इमॉर्टल गू का बैकलेस भी हट जाएगा और बैटलफील्ड एक तरीके से जो बैटल स्ट्रेंथ है और बैटलफील्ड में बड़ी काम आएगी, रिकवर भी कर लेगा। वही रीजन था फेंगयुआन ने स्लेवरी इमॉर्टल गू ट्रेड किया था क्योंकि उसने पहले से डिसाइड किया था कि लुओपो वैली लेना ही लेना है, लेकिन उसके लिए सही वक्त का वेट करना जरूरी था। हाई चैंग का सोल सर से फेंगयुआन को कंफर्म हुआ कि 100 डेज बैटल के शुरू में ही जो शू जोंगजी था वो मर गया था, यानी यूजलेस चीज थी। बाकी बैटल इवेंट्स लगभग वैसे ही गए जैसे प्रीवियस लाइफ में हुए थे, यानी एक तरीके से शू जोंगजी को छोड़ना वेस्ट ही गया। फेंगयुआन सोचता है फेंग जीजे को क्वीन बाईशेंग ने किसी अननोन तरीके से फंसा लिया है। अभी के लिए लुओपो वैली सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गोई मॉडल के कंट्रोल में है। अभी जाना सेफ नहीं है। फेंगयुआन पेशेंसली वेट कर रहा था। उसमें पेशेंस की कभी कमी नहीं होती। थोड़ी देर में नॉर्थल प्लेन्स की सिचुएशन बदल गई। फेंगयुआन का ध्यान उधर गया। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटिंग ब्लियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी अर्थ ट्रेंच में छुप गया है। पर वहां उसने देखा कि ओल्ड इंस्ट्रक्टर शोहो इमॉर्टल ज़ॉम्बी के कॉप्स चुरा रहा था। दोनों में बैटल हुई और रिजल्ट ये हुआ कि ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटिंग ब्लियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी कैप्चर हो गया शू हो के हाथों और एक्सपोज हो गया। इससे ज़ॉम्बी अलायंस गुस्से में आ गई। 100 डेज बैटल थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन शू हो का जो इंसिडेंट था वो सेम ही था। फेंगयुआन को थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ब्लेजिंग हेवन डेमोनस इतनी जल्दी नॉर्थर्न प्लेन्स लौट आए। ब्लेजिंग हेवन डेमोनस प्लस हाई लाओलान प्लस पेरी लिशान, ये ट्रियो फेंगयुआन पे काफी प्रेशर डालती थी और फेंगयुआन अभी हाई चेंग को हाई प्राइस पे बेचना चाहता था। अगर ब्लेजिंग डेमोनस आ गई तो हाई लाओलान के सपोर्ट करती तो फेंगयुआन का पोजीशन वीक हो जाता। बाकी डेवलपमेंट उसकी प्रीवियस लाइफ जैसे ही थे। ईस्टर्न से ज़ॉम्बी अलायंस ने ऑर्डर दिया कि ब्लेजिंग डेमोनस वापस आ जाए, डार्क फ्लो जायंट सिटी को डिफेंड करे, और लीडर होने के नाते डेमोनस रिफ्यूज नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि फेंगयुआन के पास फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल है, इसलिए सेफ्टी के लिए उसने 2 रैंक 8 इमॉर्टल ज़ॉम्बी और कुछ और लोगों के साथ रीजनल वॉल क्रॉस करने का डिसाइड करा। फेंगयुआन ने उसे एक प्लान बताया, बोलते हुए कि ये विजडम पाथ मेथड से डिड्यूस किया है। डेमोनस एक तरीके से इम्प्रेस्ड हो गई। डेमोनस बोली जो प्लान है जबरदस्त है, मुझे पसंद आया। शूहू टफ एनिमी है पर उसकी एक वीकनेस है, इमॉर्टल मटेरियल की कमी। बताओ फेंगयुआन, तुम्हारी पर्सनैलिटी को जानती हूँ, बदले में क्या चाहते हो जो तुमने बताया है। उसे ये नहीं पता था कि ये वही प्लान था जो डार्क फ्लो सिटी थी ना, वो लौटने के बाद उसने खुद सोचा था। यानी एक तरीके से फेंगयुआन ने उसका ही प्लान उसको ही चिपका दिया। फेंगयुआन ने डिमांड किया कि मुझे स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी की बॉडीज चाहिए। ब्लेजिंग हेवन डेमोनस पहले हेजिटेट हुई। फेंगयुआन के मिस्टीरियस बैकग्राउंड को देखकर एग्रीफिक कर गई। फिर यह फेंगयुआन का बैकअप स्ट्रेटेजी था। अगर इमॉर्टल गो हाउस या ग्रेट स्टंट रो मार्शल इमॉर्टल ज़ॉम्बी ना ले पाया तो ये ऑप्शन सेफ रहेगा कि पर्पल माउंटेन वाली आइडेंटिटी का यूज कर ले। समय तेज गुजरा। फेंगयुआन ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के मूवमेंट ऑब्जर्व किए और कंफर्म किया कि वहां गो इमॉर्टल्स नॉर्थर्न प्लेन्स छोड़ने लगे हैं।
फेंग युआन बोला, अब टाइम आ गया है लुओपो वैली लेने का। उसने ताई बानशेंग और जुओ जोंग को मोबिलाइज किया, यानी पैरालाइज। फिक्स मोडर ट्रैवल यूज करके लुओपो वैली के डीपेस्ट पार्ट में एंट्री ले ली। अपनी प्रीवियस लाइफ में हाई चैंग के सोल सर्च के एक्सपीरियंस की वजह से फेंग युआन को एग्जैक्ट लोकेशन और सीनरी ऑलरेडी याद थी, इसलिए एंट्री इजीली हो गई। उस वक्त हुई फेंगजी, जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट को सरेंडर कर चुका था, वैली के बाहर गार्ड कर रहा था। उसे खबर भी नहीं थी कि अंदर कोई घुस आया है, यानी फेंग युआन। फेंग युआन ने इमॉर्टल गो पुलिंग माउंटेन एक्टिवेट करा, और जैसे ही वैली को अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में एब्जॉर्ब करने लगा, एकदम से कुछ बदल गया। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, और ये वही आवाज थी, आवाज आई। वो कहती है, ये वही तूने तूने थी जो उसने ड्रीम रेलम में सुनी थी। अच्छा, ये वो वाली आवाज थी। मैं सोच रहा है कौन सी आवाज है, कंफ्यूज हो गया मैं भी यहाँ पे। ये आवाज वही वाली थी, ड्रीम रेलम वाली। अब तुम सोच रहे हो कि कौन सी ड्रीम रेलम वाली, तो ये वही ड्रीम रेलम है, स्टार कंसलेशन इमॉर्टल वनरेबल का। और वो इंग्लिश लाइन और हिंदी लाइन कुछ ऐसी थी, ऐसे मान लो, फैलन सॉन्ग्स एंड डिस्पोंडेंट हीरोज, फेट के ट्रायल के सामने बेकार, बैंड स्वॉर्ड्स सैंड में डूब जाते हैं, उठ गिरते रहते हैं, और समय की जो नदी है उसका शोर होता है। और एलस, स्पेक्ट्रल नाइट, एक सोल को एंडलेस ड्रीम में ले जाती है। कहाँ मिलेगा सुकून? सांसों जो सांस है वो बदलती है, सीजन्स बदलते हैं, पर हेवेंस विल वैसी की वैसी ही बाउंडलेस और वास्ट रहती है, यानी सब बदल जाएगा, हेवेंस की जो विल है वो नहीं बदलेगी। ये तीनों लाइन हम पहले भी सुन चुके हैं, इसमें थोड़ा सा इस बार अलग बताया गया, लेकिन वो हम तीनों लाइन सुन चुके हैं, तो ज़्यादा कोई वो बड़ी बात नहीं है। जिसमें पहली लाइन वो दोबारा लाइन सुनाई दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या मैं एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। इस बार फेंग युआन ने क्लियरली सुना, और साथ ही एक वेव ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में घुस गई। फेंग युआन शॉक में कहता है, लुओपो वैली में एक्चुअली थीविंग हेवन थ्रू इनहेरिटेंस है। अब ये सब सुनने के बाद, ये सब समझने के बाद, इवन फेंग युआन को रीजन समझ नहीं आया, जब स्टार कंसलेशन इमॉर्टल वनरेबल का गाना उसके कानों में फिर गूंजा। उसके माइंड में एक मिस्टीरियस इन्फो घुस गई। वो इन्फो बताती है कि लुओपो वैली के एक जगह में थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस छुपी है। फेंग युआन थोड़ा सा हुआ, और डाउट भी था। फेंग युआन ने सोचा, कहीं ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट गो इमॉर्टल का कोई ट्रैप तो नहीं है, जहां असली में कोई ट्रू इनहेरिटेंस ना हो, सिर्फ विजडम पाथ का एक ट्रिक हो जो वैली में घुसने वालों की सोच को कंफ्यूज करे। उसने जल्दी अपने आप को शांत करा, अपनी बॉडी प्लस सराउंडिंग का ध्यान चेक करा कि आसपास कुछ है तो नहीं। स्टार कंस्टलेशन का एक गाना एकदम से आया और उतनी जल्दी गायब भी हो गया। इंस्पेक्शन के बाद बॉडी कुछ गलत भी नहीं फील करा। सराउंडिंग्स में बहुत सारे गो इमॉर्टल फॉर्मेशन देखी जो टूट चुकी थी, लेकिन विजडम पाथ के कोई गो फॉर्मेशन थी ही नहीं। उसने सोचा, मैटर थोड़ा सा वेird है, पर एक तरीके से क्रेडिबिलिटी भी है, हाई लग रही है कि हो सकता है। क्रेडिबिलिटी हाई है अभी भी। तो रीजन यहाँ पे क्या दिया क्रेडिबिलिटी हाई होने के, कि स्टार कंसलेशन का गाना है तो ओरिजिनल होगा। दूसरा, इन्फो में लिखा था कि इनहेरिटेंस एंटर करने के लिए ओपन डोर गू यूज करना होगा। फेंग युआन ने डिसाइड किया। वो कहता है, मैं ऑलरेडी विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर हूँ, नॉर्मल विजडम पाथ ट्रिक्स मुझ पे काम करेंगे नहीं, और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में जो एक ही विजडम पाथ गो इमॉर्टल है, ओल्ड ओरेकल, वो तो मर चुका है। टेस्ट करना इजी है, बेस्ट है कि ट्राई करता हूँ। फेंग युआन केयरफुली उस जगह की तरफ गया। उसने 4 गो फॉर्मेशन बाईपास किए और 3 को तोड़ दिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल्स ने वैली के बहुत सारी फॉर्मेशंस लगाई गई थी वैली के अंदर, क्योंकि वो शैडो सेट के लंबे टाइम से अटैक कर रहे थे। तो जब उन्होंने वैली इन्वेड करा तो अंदर भी फॉर्मेशन लगा दी। देखो, एक तरीके से अंदर फॉर्मेशन पहले से लगी हुई है, किसकी? शैडो सेट की। ऊपर से ये लोग भी आए तो इन्होंने भी फॉर्मेशन लगा दी, तो ये सब चीज़ों को बाईपास कर रहा था अपना फेंग युआन। शैडो सेट की फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी। बैटल खत्म होने के बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने वैली ऑक्यूपाई कर ली थी, इसलिए उनको और नई फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। फेंग युआन की विजडम पाथ स्किल अब डीप हो गई थी, इसलिए एक तरीके से फॉर्मेशन उसके लिए ऑब्स्टिकल नहीं थी। थोड़ी देर में वो उस लोकेशन तक पहुंच गया जो इन्फो में बताई गई थी। उसने लंबी सी ऑब्जर्वेशन की, पर कोई क्लू नहीं मिला। जगह सेफ लग रही थी। बार बार कंफर्म करने के बाद उसने डिसाइड किया कि ओपन डोर गो यूज करे। प्रीवियस लाइफ में भी फेंग युआन ने लुओपो वैली ओपन डोर गो यूज किया था, पर उस टाइम कुछ नहीं मिला था। उसने सोचा कि थीविंग हेवन डीमन वनरेबल की अरेंजमेंट्स ऑलरेडी शैडो सेट ने तोड़ दी होगी। पर इस बार जैसे ही उसने ओपन डोर गो एक्टिवेट करा, एकदम से हवा बदल गई। अचानक एक एंट्रेंस ऑफ लाइट हवा में बदली और आई। फिर एक लाइट बीम फेंग युआन को एकदम भाई पकड़ लिया और वो शॉक हो गया। पर थोड़ा सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो बीम में खुद ही चला जाएगा। ये जो बीम उसे निगल रही है ना, तो निगलने दो, कोई नहीं, अंदर मैं खुद ही चला जाता हूँ। अगले मोमेंट फेंग युआन थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में एंटर कर गया।
वो जगह बहुत वास्ट थी। उसके पीछे एंट्रेंस ऑफ लाइट अभी भी था, पर धीरे-धीरे वो जा रहा था। अगर श्रिंक करता रहा तो ऐसे गायब हो जाएगा। नियर बाय हवा भी तेज़ थी। फेंग युआन ने उस साइड देखा, वो तुरंत ही हिल गया। फेंग युआन अंदर ही अंदर कहता है, क्या यहाँ पे वाइंड्स ऑफ एसिमिलेशन है? उसने अपनी आँखों में एक्सट्रीम अलर्ट दिखाई, क्योंकि हम जानते हैं जो वाइंड होती है सब मिटा देती है ना, इसलिए। वो जानता है कि ये वाइंड सब कुछ एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। अंदर ही अंदर वो सब कुछ अपना चबा जाती है, खा लेती है, ऐसे टाइप की है। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में भी इसी तरह ये वाइंड आई थी और डिस्ट्रॉय हुआ था। और यहाँ डज़न्स ऑफ ह्यूज टॉर्नेडोज़ बन चुके हैं इस वाइंड के, धीरे-धीरे घूम रहे हैं। फेंग युआन तुरंत ही पीछे हट गया। हंड्रेड्स ऑफ स्टेप पीछे लेने के बाद ही थोड़ा रिलैक्स्ड फ़ील करा। उसने केयरफुली पूरा इनहेरिटेंस स्पेस को इंस्पेक्ट करा। फेंग युआन सोचा, मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ सच में स्पेस होगा। क्या वो इन्फो सही थी जो आई थी? उसको अभी भी डाउट था। उसने सोचा, ओपन डोर गू से अंदर आ सकता हूँ, तो क्लोज़ डोर गू से एंट्रेंस बंद भी तो हो सकती है। उसने क्लोज़ डोर गू को एक्टिवेट करा। एंट्रेंस जो धीरे-धीरे बंद हो रही थी वो क्लोज़ ही हो गई। फिर ओपन डोर को यूज़ करा और एक नई एंट्रेंस बन गई। फेंग युआन उसमें घुस के तुरंत ही बाहर आया और वापस लो पाओ वैली में आ गया। फेंग युआन ने कंक्लूड किया, इन्फो सच में सही थी। कम से कम ओपन डोर और क्लोज़ डोर वाली बात तो बिल्कुल सही थी। फिर वो दोबारा ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में घुस गया। उसने इन्फो को याद करा कि जो वाइंड्स ऑफ एसिमिलेशन हैं, असली हैं, पर मुझ पे हार्म नहीं करेंगी। ट्रू इनहेरिटेंस तभी मिलेगी जब मैं ये वाइंड्स को हटा दूँगा। फेंग युआन एक टॉर्नेडो के पास गया, अपना ट्रू फॉर्म रिवील करा, अपने 8 हाथ जो थे उनको स्ट्रेच करा और उसने एक हाथ धीरे से टॉर्नेडो की तरफ बढ़ाया और जैसे ही टच किया, रोरिंग सी साउंड आई और तुरंत ही जो टॉर्नेडो था गायब हो गया। फेंग युआन की आंखें एकदम चमक उठी। वो फेंग युआन मन में कहता है, भाई ये तो बिलीव करने लायक ही चीज़ नहीं है। ये कैसी चीज़ है? वाइंड्स ऑफ एसिमिलेशन जितने भी होती है ना, एसिमिलेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब एसिमिलेट कर देती हैं। यहाँ इतनी कंट्रोल्ड हैं। अगर ये अरेंजमेंट थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल का नहीं होता, फिर भी जैसे बनाई है ना, वो डेफिनिटली एक पियरलेस एक्सपर्ट है जिसने भी ये बनाया होगा। एक टॉर्नेडो रिमूव करने के बाद फेंग युआन केयरलेस नहीं हुआ। हर स्टेप में अलर्ट रहा, ताकि अगर कुछ गलत हो तो पीछे तो हट सके। और कुछ ही डिस्टेंस के बाद वो ओपन डोर गो और क्लोज डोर गो को रखता रहा, ताकि एकदम एक हाथ इधर से डालूँ, दूसरा हाथ बाहर रखूँ कि जैसे कुछ गलत हो पीछे हट जाऊँ और बाहर निकल जाऊँ। अगर कुछ भी गलत हो तो फिक्स इमोटल ट्रैवल भी यूज़ करके निकल जाओ, एकदम तैयार था। इस तरह एक-एक करके फेंग युआन ने वाइड्स ऑफ एसिमिलेशन जितने भी टॉर्नेडोज़ थे, सबको क्लियर कर दिया। थोड़ी देर बाद सिर्फ एक ही बड़ा टॉर्नेडो बचा था सेंटर में। फेंग युआन ने ऑब्जर्व किया और समझा, ये टॉर्नेडो ना सिर्फ सबसे बड़ा है बल्कि सबसे फास्ट भी मूव कर रहा है। वाइंड की आवाज़ फेंग युआन के कानों में गरज रही थी और लग रहा था जैसे टॉर्नेडो के बीच में कोई छुपा हुआ है। फेंग युआन कहता है, क्या ये थीविंग हेवन का ट्रू इनहेरिटेंस इसी टॉर्नेडो के अंदर है? उसने अपने आप से अपना गेस किया था। फेंग युआन ने उंगली आगे बढ़ाई और इस डार्क ग्रीन टॉर्नेडो को टच करा। तुरंत ही वाइंड्स ऑफ एसिमिलेशन गायब हो गई और एक इंसान सामने रिवील हुआ। वो इंसान हवा में क्रॉस लेग्ड बैठा था, रेड और व्हाइट रोब पहने हुए। फेंट रैंक 7 ऑरा उससे निकल रहा था। फेंग युआन उसे देख के कहता है, अरे फेंग जीजे। उसने सॉफ्टली चिल्लाया और बिना सोचे समझे पीछे हट गया। लेकिन फेंग जीजे और भी ज्यादा फास्ट था। उसने अचानक ही अपनी आंखें खोली और शार्प गेज छोड़ी। उसकी पियर्सिंग नजर फेंग युआन को स्कैन किया और फिर तुरंत ही फेंग जीजे एक रेनबो लाइट में बदल गया और लाइट स्पीड से फेंग युआन के पास गुजरा और सीधा एंट्रेंस ऑफ लाइट में घुस गया। और प्रोसेस एकदम पलक झपकते ही हुआ था। फेंग युआन रिएक्ट भी नहीं कर पाया। उसका पहला रिएक्शन ऐसा था कि क्लोज डोर को एक्टिवेट करना। एंट्रेंस ऑफ लाइट बंद हो गया और तभी फेंग युआन ने थोड़ा रिलीफ फील करा। फेंग युआन कहता है, फेंग जुजे यहाँ कैसे था? क्या वो जब यहाँ पे ट्रैप था, वो एक्चुअली ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में ट्रैप था? अगर वो यहाँ था तो बाकी कहाँ गए भाई? क्वीन बाईशेंग, ओशु और लिंगमी कहाँ चले गए? उसने जल्दी ही स्पेस को इंस्पेक्ट करा, लेकिन ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में अब कोई भी नहीं था। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू हवा में फेंग युआन के सामने लटक रहा था। ये इन्फॉर्मेशन वाला गू था फेंग जीजे का छोड़ा हुआ। फेंग युआन ने जब इंश्योर किया कि इसमें कोई डेंजर नहीं है, तभी उसने अपना जो मन था उसे अंदर डाला और मैसेज देखा। मैसेज में फेंग जीजे ने लिखा था। फेंग जीजे कहता है, फेंग युआन, तो तुम एक अदरवर्ल्डली डीमन हो। मैं ये सीक्रेट तुम्हारे लिए छुपा के रखूंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कैसे पहचाना? क्योंकि मैं फेंग जिंग हुआंग का फादर हूँ। आज तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, फ्यूचर में मैं तुम्हारी भी जिंदगी बचा लूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, यहाँ सिर्फ तुम बचोगे। थीविंग हेवन का ट्रू इनहेरिटेंस तुम्हें ही मिलेगा। हम कभी ना कभी जरूर दोबारा मिलेंगे। फेंग युआन कहता है, फेंग जीजे। उसका लेटर गू पकड़कर उसके फेस पर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर गू को अपने इमोर्टल प्राइमल सी में स्टोर कर लिया।
और उसी वक़्त पूरा ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस धीरे-धीरे डार्क होने लगा। जो ब्राइट लाइट्स अचानक चमक रही थी, एकदम गायब हो गईं और स्पेस पूरा डार्कनेस में बदल गया। इस डार्कनेस में सिर्फ़ इस एक तरीके से एक स्पॉट था जहाँ पे थोड़ा-सा लाइट था। वहीं फेंगिमान खड़ा था। फिर एक चार्मिंग मस्कुलिन वॉइस डार्कनेस सुनाई दी। वॉइस कहती है, ट्रैवलर फ्रॉम फार अवे। वॉइस दोबारा कहती है, तुम और मैं एक जैसे हैं, दोनों ही बेचारे लोग हैं, जो अपने घर वापस नहीं जा सकते। वॉइस दोबारा कहती है, मेरा असली नाम बेन जी शन है, लेकिन इस दुनिया में लोग मुझे थीविंग हेवन डीमन वनरेबल कहते हैं। सच में, मैं सिर्फ़ एक वेग्रेंट हूँ, जो घर लौटना चाहता था। वॉइस दोबारा कहती है, ये दुनिया एक डेस्पेयर सा केज लगती है। अगर तुम भी घर वापस जाना चाहते हो, तो मेरा ये प्रेज़ेंट एक्सेप्ट करो। मुझे यकीन है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन अपने घर लौटने के लिए एफ़र्ट तो तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे ना। इस गिफ्ट का नाम है घोस्टली कंसीलमेंट। अगले मोमेंट में फेंगिवान वापस लुओपो वैली में आ गया। उसकी पूरी बॉडी पर ग्रे लाइट लेयर चमक रही थी, लेकिन फेंगिवान ने उस ग्रे लाइट लेयर को इग्नोर कर दिया और ध्यान दिया। उसने इन्वेस्टिगेट करा और डिफेंसिव मेथड एक्टिवेट करे, सराउंडिंग को फिर अच्छे से चेक करा। फेंग जीजे वापस दिखाई नहीं दे रहा। फेंगिवान कहता है, लगता है उसके इंजरीज बहुत ही सीरियस थे। शायद आधी स्ट्रेंथ भी बची नहीं है, वरना उसने मेरे अगेंस्ट ज़रूर कुछ करना तो था ही इनहेरिटेंस स्पेस में, लेकिन उसने करा नहीं। इसका मतलब वो ज़्यादा इंजर्ड था तो वो रिकवर करने भगा है। फेंगिवन कहता है, लेकिन ये बंदा क्लियरली काइंडनेस और हेटेड को डिफरेंशिएट करता है। जो भलाई करे उसका एहसान चुकाता है और जो दुश्मनी करे उसे रिवेंज लेता है। उसके मरने के बाद जो बायोग्राफी लिखी गई थी, उसमें भी यही पॉइंट क्लियर था। शायद जो उसने कहा लाइफ सेविंग फेवर रीपे करने का, शायद वो सच हो। फेंगिवान ने सोचा, शायद फेंग जीजे ने फेंगिवान पर अटैक नहीं करा क्योंकि इसलिए कि फेंगिवान उसकी ज़िंदगी बचाई, ना उसकी बैटल स्ट्रेंथ गिरने की वजह से। मतलब यहाँ पे डाउट है कि क्या पता उसकी बैटल स्ट्रेंथ कम हो गई थी, मरने की कगार पे होगा, इसलिए वो भाग गया अटैक करने के बजाय। या हो सकता है सच में फेवर अदा करे, ज़िंदगी बचाई तो छोड़ दिया। हो सकता है, देखते हैं, डाउट है कि पता पता चल जाएगा। जो भी हो, फेंगिवा ने इस बार बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लिया था। अब फेंग जीजे उसका फेवर ओन्ड हो गया था, यानी फेवर अदा करेगा। और ऐसा बंदा, मतलब ऐसा बंदा करे, इतना पावरफुल, जो रैंक 7 में टॉप टायर हो, रैंक 8 को टक्कर देने वाला बंदा, बड़ी बात है भाई, क्योंकि वो बहुत बड़ा कनेक्शन है। डेफिनेटली आगे तो काम आएगा। और ऊपर से फेंगिवान को घोस्टली कंसीलमेंट भी मिल गया। उसे अभी तक नहीं पता था कि इसका एग्जैक्ट यूज़ करा है, लेकिन आफ्टर ऑल ये थीविंग हेवन का ट्रू इनहेरिटेंस था, तो काम का तो होगा ही। और इन सब के अलावा अभी ये लुओपो वैली बची थी। फेंग युआन कहता है, फेंग जीजे शायद ऑलरेडी वैली छोड़ चुका है, मतलब अभी बेस्ट टाइम है इस वैली को कैप्चर करने का। सोचते ही फेंग युआन ने इंस्टेंटली एक्शन ले लिया। उस वक्त हुई फेंग जी, जो वैली को गार्ड कर रहा था, उसने शौक से देखा, आंखें फाड़ के चिल्लाने लगा। हुई फेंग जी चिल्ला चिल्ला के कहता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पूरी की पूरी लुओपो वैली को कोई ले जा रहा है, ये क्या? हुई फेंगजी शौक और गुस्से से एकदम हिल गया। चाहे उसने दिल से सरेंडर ना भी किया हो, लेकिन सिचुएशन के चक्कर में जब वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों के सामने झुका, अब चाहा या ना चाहा उसके लिए यही काम करना था, गार्ड करने का। सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने उसे ऑर्डर दिया था कि ये लोबो वैली गार्ड करे। नेचुरली उन्होंने कहा, मतलब उसकी बॉडी पर काफ़ी अरेंजमेंट्स भी कर दिए थे। हुई फेंगजी उनके रेस्ट्रिक्शंस के अंदर था। अपनी सेफ्टी के लिए उसको खड़ा होकर फेंगयुआन को स्टॉप करना ही पड़ता, जो लुओपो वैली ले रहा था। लेकिन जैसे ही उसने फेंगयुआन को देखा, हुई फेंगजी, जो अभी तक शॉक और गुस्से में था, सडनली पूरी बॉडी हिल गई। उसने डर के मारे चिल्लाया। हुई फेंगजी चिल्ला के कहता है, फेंग जीजे दोबारा से। फेंग जीजे मतलब क्या बोले, फेंगयुआन ही होगा, रूप बदला होगा। फेंगयुआन ने उसे बस हल्का सा देखा और शांत एक्सप्रेशन के साथ देखा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गुई मोटर्स नॉर्थर्न प्लेन छोड़ के ऑलरेडी वापस अपने कॉन्टिनेंट जा चुके थे, लेकिन ऑब्वियस था कुछ अरेंजमेंट्स यहाँ छोड़ के ही गए होंगे। और शार्प, मतलब फेंगयुआन ये गैस कर ही सकता था, शार्प माइंडेड अपना बंदा, उसने गैस कर लिया और रूप ले लिया। इसलिए जब वो लुओपो वैली ले रहा था, उसने अपना रूप फेंग जीजे में बदल लिया। फेंगयुआन के दिल में थोड़ा-सा एक थॉट था, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गुई मोटर्स ने हुई फेंगजी को गार्ड बनाया है इस जगह का। मतलब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के मेथड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नॉर्थर्न प्लेन्स के फास्टेस्ट पर्सन को अपने इंटरेस्ट के लिए मजबूर करना, चाहे वो खुद करे या ना करे, मतलब करना तो पड़ेगा, उसने अपनी सोच नहीं यूज़ कर सकता। और उसका ये एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि उसने फेंग जीजे को पहले जाते हुए देखा ही नहीं। मतलब क्या फेंग यूजे अभी वैली के अंदर ही है, गया नहीं क्या? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं लगता। 100 डेज़ बैटल के बाद शैडो सेट के गोई मोटर्स ऑलरेडी चले गए थे।
फेंग जीजे को पता है ये जगह बहुत ही डेंजरस है। वो खुद ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। उसने लाइफ सेविंग का फ़ेवर की बात भी की थी, लेकिन मैं मेन फ़ोकस अर्जेंट एस्केप में ही वो रखेगा। इसलिए उसने ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस मुझे मतलब मुझसे कोई बात नहीं करी और डायरेक्ट भाग गया। यानी होना तो नहीं चाहिए उसको इस स्पेस के अंदर। और गार्डिंग अगेंस्ट अदर्स वाज़ नेसेसरी। फेंग जीजे का ये एक्शन नेचुरली सुपरवाइज़ था ही, यानी दिमाग वाला है ही। पिछले जन्म में जब ज़ाओ लियानियन सामने आई थी, तब उसने बोला था, लेकिन अब जब फेंग युआन सामने था, वो बिल्कुल साइलेंट रहा। और एक ही रीज़न ये भी था, अगर फेंग युआन को पता चल जाता कि फेंग जीजे वही हैं, तो वो शायद डायरेक्टली अटैक कर देता, क्योंकि फेंग जीजे को किल करना एक ह्यूज प्रॉफिट देता। इमॉर्टल गू भी मतलब इमॉर्टल गू ना भी मिलती तो भी उसकी सोल सर्च करना प्राइसलेस होता, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती। और अगर उसे ज़िंदा पकड़ लेता तो भाई स्पिरिट एफिनिटी हाउस है ना, उसको तो ब्लैकमेल करता, एनिमीज़ से भी बच जाता। दोनों ऑप्शंस अल्ट्रा प्रॉफिटेबल थे। फेंग युआन ने सोचा, फेंग जीजे अभी हेवीली इंजर्ड है, इसलिए वो ज़्यादा अलर्ट हो गया है। उसने मुझसे बात नहीं की। शायद वैली से निकलने के बाद उसने हुई फेंगजी को देखा भी हो, पर उससे मिलने की हिम्मत ही नहीं की। रीजंस क्लियर थे। या तो उसे पता है कि हुई फेंगजी सरेंडर कर चुका है, मतलब नहीं पता है कि ना करा हो शायद उसने सरेंडर, या तो वो 10 एशियन सेट के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से अलर्ट है। यानी हो सकता है कि उसे कोई देखे कि अरे इतना इंजर्ड है, चलो मार दो इसको, इसलिए उसने कॉन्टैक्ट ही नहीं करा, सीधा अपने तरीके से भगा है। आफ्टर ऑल किसी के अंदर की सोच समझना मुश्किल होता है, और अपने ही ऐसे स्टेट में रिस्क लेना तो और भी मुश्किल है। यानी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। पेंगुइन का एक्सप्रेशन शांत था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ सेकंड के अंदर काउंटलेस थॉट आ चुके थे, और यही असली है। हुई फेंगसी ने अपने मेथड से इन्वेस्टिगेट करा और कंफर्म करने के बाद फाइनली रिलीफ की सांस ली। फेंग जीजे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमोटस का लीडर था। अगर पर्सनली वो वैली ले रहा है, तो हुई फेंगसी के पास उसे स्टॉप करने का कोई रीजन नहीं है। हुई फेंगसी कहता है ये सबऑर्डिनेट लॉर्ड फेंग जीजे को ग्रीड करता है। ये बोलते ही वो ओबिडेंटली एकदम उठ गया और फेंगयुआन को रिस्पेक्ट दिया। फेंगयुआन कहता है सिर्फ हल्का सा हेड हिलाया। मुझे सिचुएशन समझ आ गई, अब मेरी प्रोटेक्शन करो। जब तक मैं लुओपो वैली ले रहा हूँ, कोई भी डिस्टर्ब ना करे मुझे। उसके वर्ड्स छोटे थे, ज़्यादा इन्फो नहीं थी, लेकिन पहले ये बोल के उसने इंश्योर किया कि हुई फेंगजी के दिल में कोई सस्पिशियस ना आए। हुई फेंगजी कहता है यस लॉर्ड। और ऐसे ही हुई फेंगजी की प्रोटेक्शन के अंदर फेंगयुआन ने सक्सेसफुली लुओपो वैली ले लिया। जाते वक्त तेंगयुआ ने सीरियस टोन में कहा, चाहे लुओपो वैली अब मूव हो गया हो, लेकिन बहुत सारी ब्लेस लैंड अभी भी यहीं हैं। तुम यहाँ गार्ड करो और इंश्योर करो कि कोई प्रॉब्लम ना हो। हुई फेंगजी को कोई डाउट नहीं आया, उसने सिंपली हेड को हिला दिया, एग्री करा। फेंगयुआन कामली यहाँ से उड़ के निकल गया। हुई फेंगजी का मतलब उसकी फिगर को एकदम देख रहा था कि फेंगयुआन से दूर जा रहा है। अब वो सोच रहा था कि फेंग जीजे ऑलरेडी स्केप कर चुका है, इसका मतलब क्वीन बाइशंग मर गया है। वो एकदम देखता है कि फेंग जीजे की स्ट्रेंथ सच में भाई बहुत तगड़ी है, उसने क्वीन बाइशंग को मार दिया। और फ्रैंकली उसे इस बात पे शॉक भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि क्वीन बाइशंग ऑलरेडी हेवनली इंजर्ड था। फिर एक थॉट उसके दिमाग में आया, ओ नो, 10 एशियन सेक्ट एक दूसरे को मतलब खिलाफ है ना, उनके बीच तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। फेंग जीजे तो स्पेशली स्पिरिट एफिनिटी हाउस का मेंबर है, तो मेरे पास तो रीजन नहीं है ना उसे स्टॉप करने का। लेकिन मुझे ये इन्फो बाकी के 9 सेक्ट को भी तो देनी पड़ेगी ना, वरना दिक्कत नहीं होगी। और बिना टाइम वेस्ट किए उसने तुरंत ही अपनी इन्फॉर्मेशन पाथ यूज करा, और थोड़ी देर में प्रिंस फेंगशियान तक लेटर पहुंचा दिया। प्रिंस फेंगशियान कहता है, ओह फेंग जीजे अभी भी जिंदा है। सिर्फ जिंदा ही नहीं, उसने लुओपो वैली भी ले लिया। ये सुन के वो एकदम भाई फुल एकदम होता है ना, एकदम खुश हो जाना, ओवरजॉयड एकदम ऐसा हो गया और एकदम हंसने लग गया। मीनवाइल फेंगयुआन जब हुई फेंगजी मतलब वहां से छोड़ के निकला था, वह एक सेफ जगह पर गया जहां उसकी मीट हुई ताइबा युनशेंग और फेदरमैन गो इमॉर्टल ज़ुओज़ोंग से। ये दोनों वहां पहले से अरेंज किए गए थे फेंगयुआन द्वारा, ताकि जरूरत पड़ने पर हेल्प आ सके। साथ ही फेंगयुआन कंटिन्यूसली कांटेक्ट में था हाई लाओलन और फेरी लिशान के साथ। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती तो इंस्टेंटली उसे बुलाया जा सकता था। और हाई लाओलन का ब्लेसिंग हेवन डेमरस के साथ रिलेशन था, मतलब अगर एक रैंक 8 गो इमॉर्टल भी आ जाता तो फेंगयुआन हैंडल कर लेता। लेकिन नेचुरली अभी सिचुएशन परफेक्ट थी, यानी कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, सब काम हो गया। फेंगयुआन ने खुद ही अपने दम पर लुओ वैली ले लिया। और हुई फेंगजी मतलब एक तरीके से उसे पता भी नहीं चला, हुई फेंगजी को लगा फेंग जीजे ले रहा है। अब आगे देखते हैं। और हाई लाओलन अभी तक यही नहीं पता था उसको, मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस लाइफ में उसको उसके पास हाई चेंग की सोल ही नहीं थी, मतलब वो वैली का लोकेशन ही गेस नहीं कर पाई। उसे पता ही नहीं अभी तक वैली कहाँ है, वैली में क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता। फेंगयुआन का प्लान सिंपल था, चुप रहो और क्वाइटली प्रॉफिट कमाओ। हाई लाओलन को बिल्कुल भी बताने का मतलब कुछ नहीं है, कोई रीजन नहीं है। और फेरी लिशान ने अभी मतलब
अभी या कभी फेंगयुआन को सप्रेस किया ही था, तो उसे भी बताने का कोई रीज़न नहीं है क्योंकि वो भी धोखा दे सकती है। अगर उन्हें पता चल भी गया तो ब्लीजिंग हेवन डोमिनस की डिमांडिंग जो पर्सनैलिटी है ज़रूर वैली का यूज़ करने की डिमांड करती। फेंगयुआन सोचता है फ्यूचर में अगर मुझे उसने लुओपो वैली का यूज़ करके कोई डील करनी हुई तो भी करूँगा, जब मेरी सोल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इनफ तभी करूँगा। फिर फेंगिवन वापस गया स्टार फ्रॉम ब्लेसलैंड में, वहाँ उसने लुओपो वैली को प्लेस कर दिया। हाई लौलन अक्सर हु इमॉर्टल ब्लेसलैंड जाती थी क्योंकि उसको हेरी मैन के साथ स्ट्रेंथ क्यूआई इमॉर्टल गू यूज़ करके एयर से गू रिफाइन करना पड़ता था। इसलिए वहाँ लुओपो वैली रखना एक तरीके से बेकारी चोमो वाला होता, दिमाग से पैदल वाली काम होती अगर वहाँ रखता। इस तरह लुओ पोवेली का मैटर फाइनली एंड हो गया। लेकिन फेंगिवान के दिल में अभी भी थोड़ा बहुत एक तरीके से कुछ था डाउट। उसके गेन्स वैली में एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा मिले। लेकिन जो इवेंट्स वहाँ थे उसके कंट्रोल के बाहर थे और सिचुएशन पर कंट्रोल खोना मतलब एक तरीके से इस चीज़ को ये जो फीलिंग थी ना उसे इरिटेट कर रही थी। ट्रू इनहेरिटेंस में उसको घोस्टली कंसीलमेंट मिला। फेंगिवान ने अपनी बॉडी चेक करी और देखा कि उसकी सोल के ऊपर एक लेयर ऑफ दाव मार्क्स कवर हो गए हैं। लेकिन घोस्टली कंसीलमेंट का एक्चुअल यूज़ क्या है ये अभी तक उसे समझ ही नहीं आया। थैंकफुली वो ऑलरेडी लांग या सेक्ट ज्वाइन कर चुका था, इसलिए फेंगयुआन डायरेक्टली गया लांग या ब्लेसलैंड में। वहाँ थीविंग हेवन डीमन वनरेबल के बारे में पूछने लगा। लांग या लैंडस्पिरिट ने बताया मतलब बिना कुछ छुपाए बताया और डिमांड कुछ नहीं की। फेंगयुआन बहुत सारी इन्फो उसको पता चल गई वो थीविंग हेवन के बारे में। लांग या लैंडस्पिरिट ने बोला थीविंग हेवन के बहुत सारे इनहेरिटेंस हैं, लेकिन उसके सिर्फ 10 ही ट्रू इनहेरिटेंस हैं जो तुझको पहले मिला था, जिसमें मुझे 3 को रिफाइन करने को बोला गया था। वो टू मैं एक तरीके से ट्रू इनहेरिटेंस नहीं था। हर थीविंग हेवन का ट्रू इनहेरिटेंस दुनिया के एकदम टॉप ट्रेजर में से एक है। उसमें थीविंग हेवन डीमन वनरेबल की कल्टीवेशन का पूरा एसेंस छुपा है। जिस भी बंदे को मिलेगा उसकी ग्रोथ का जो पोटेंशियल होगा इंसेनली हाई हो जाएगा। बस एक कंडीशन है इस इनहेरिटेंस को पाने की, इनहेरिटर को अदर वर्ल्डली डीमन होना ज़रूरी है। लांग या लैंडस्पिट ने दोबारा बोला, कहानी कहती है कि थीविंग हेवन डीमन वनरेबल के पास 2 डिफेंसिव किलर मूव थे। एक का नाम था डिवाइन कंसीलमेंट, दूसरे का नाम था घोस्टली कंसीलमेंट। डिवाइन कंसीलमेंट का यूज था अपने आप को छुपाने के लिए ताकि कोई भी थॉट, विल, इमोशन उसकी लोकेशन को रिड्यूस ही ना कर पाए। और घोस्टली कंसीलमेंट बहुत ही मिस्टीरियस है। मुझे ज्यादा नहीं पता, बस लगता है कि इसका रिलेशन सोल से है। अरे तू इतना सडनली थीविंग हेवन डिमन वन इसके बारे में क्यों पूछ रहा है, इतना इंटरेस्टेड क्यों हो गया? क्या तुझे कोई क्लू मिला है किसी ट्रू इनहेरिटेंस के बारे में? फेंगिवान हंसता है कि कहता है कि तेरा गैस सही है। लैंड स्पिट ने तुरंत ही बोला, डिवाइन कंसीलमेंट और घोस्टली कंसीलमेंट। हाँ, अगर मेरे पास डिवाइन कंसीलमेंट होता तो लांग या ब्लेसलैंड एकदम से रियल पैराडाइज बन जाता। फिर हम लोगों को हेवनली ट्रिबुलेशन या अर्थी क्लेमिटीज की टेंशन ही नहीं होती। पर अफसोस, थीविंग हेवन ने 10 ट्रू इनहेरिटेंस बनाए, लेकिन ये सब बहुत ही मिस्टीरियस हैं। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने वो पाया हो। और उनके इनहेरिटेंस हमेशा पेयर्स में आते हैं, यानी 2 लोगों को मिलते हैं। जैसे डिवाइन कंसीलमेंट और घोस्टली कंसीलमेंट एक पेयर है, एक मिलेगा तो दूसरे का क्लू तुम्हारे दिमाग में आएगा। फेंगिवान, अगर तू डिवाइन कंसीलमेंट लेके लांग या सेट को दे दे तो मैं तुझे सेट का दूसरा सुप्रीम एल्डर बना दूंगा। पूरी लांग या सेट में तू सिर्फ मुझसे नीचे होगा, बाकी सबसे तेरा ओहदा ऊपर होगा। और सिर्फ अथॉरिटी नहीं, तू मेरे स्टॉक का यूज कर सकता है, एक रैंक 7 इमॉर्टल गो भी ले सकता है। नहीं, एक्चुअली तू 2 रैंक 7 इमॉर्टल गो ले सकता है। फेंगयुआ ने सर हिलाया। उसने सोचा कि लांग या लैंडस्पिट की पर्सनैलिटी चेंज होने से उसको काफी फायदा मिला। पहले वाला लैंडस्पिट बहुत ही एक तरीके से कम बात करता था, वो ऐसे डील्स कभी नहीं करता। फेंगयुआ ने अपने मन में सोचा, पर अगर मैं डिवाइन कंसीलमेंट पा सकता हूँ तो वो एक थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस होगा। पहले थीविंग हेवन डीमन वनरेबल दुनिया भर में चोरी करके घूमता था और कोई भी उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाता था। ये सब डिवाइन कंसीलमेंट और घोस्टली कंसीलमेंट की वजह से था। ये इनहेरिटेंस सिर्फ 2 रैंक 7 इमॉर्टल गू से कई गुना ज्यादा वैल्यूबल है। फेंगयुआन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लैंडस्पिट ने मुंह फुला लिया, फिर ऑकवर्डनेस को कवर करके जोर से हंसा। वो कहता, तू गलत नहीं बोल रहा। वैसे मैंने पूरा भी नहीं बोला है। 2 रैंक 7 इमॉर्टल गू के अलावा मैं तुझे काउंटलेस इमॉर्टल गू रेसिपीज, इमॉर्टल किलर मूव्स और पुराने सीक्रेट्स, इनहेरिटेंस के क्लूज भी दूंगा। क्या बोलता है, अब रिवॉर्ड काफी है ना? फेंगयुआ ने बोला, हाँ अब ठीक लग रहा है ना? जब मैं डिवाइन कंसीलमेंट पा लूंगा ना तब वापस आऊंगा। ये बोल के फेंगयुआ ने अपनी जो इन्फो लेनी थी वो ले ली और सीधा ब्लेसलैंड से बाहर चला गया।
लैंड स्पीड ने फेंगयुआन को जाते हुए देखते हुए बड़ी आंखों से एकदम बोला, कहा ये लड़का शायद इसके पास असली में कोई क्लू होगा। अगर डिवाइन कंसीलमेंट मिल गया तो टेंशन की किस बात की। हा हा हा, चाहे इसको दूसरा सुप्रीम एल्डर बना भी दूं। हेरी मैनगो इमॉर्टल तो सिर्फ मेरी सुनते हैं ना। वाह 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 वाह, हंसने लग गया। फिर अपने मन की बात जोर से बोल दी। ये कहकर उसने अपना मुंह कवर करा और फेंगयुआन को इनोसेंट लुक दिया। फेंगयुआन अब इस तरह की चीजें देखकर यूज्ड हो चुका था, यानी बोल रहा था, वो तो होता है ना, चोमू के साथ रहो तो ऐसी हरकतें करते हैं और तुम्हें पता ही होता है ये ऐसी हरकतें करेंगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही हो गया था। उसने अंदर ही अंदर हंसा। अगर ये कोई और फोर्स होता तो डेफिनेटली एकदम अलर्ट हो जाता, लेकिन लैंड स्पीड, ये जो ब्लेस लैंड है, इसका सेक्ट ज्वाइन करके ये जो चीजें मेरे साथ होती है ना, इतनी फनी है कि क्या बताऊं। फेंगयुआन ने पीछे देख के हाथ हिला के बोला, मैंने सब सुन लिया है जो तूने बोला। और तुरंत ही फिक्स मॉडल ट्रैवल यूज करके लैंड स्पीड, मतलब जो ब्लेस लैंड था, लैंड स्पीड को देखा और ब्लेस लैंड से बाहर। लैंड स्पीड वही एक तरीके से देखते रह गया। एकदम भाई एक्सप्रेशन खराब था उसका। वो कहता है, डैम इट यार, मैं बार बार बोल क्यों देता हूँ। फेंगयुआन जब हुई इमॉर्टल ब्लेसलैंड वापस आया, उसकी आईज फ्लिकर कर रही थी। अब वो डीप सोच में डूब गया। फेंगयुआन ने अपने मन में कहा, मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ। चाहे मेरा बॉडी इस वर्ल्ड का है, लेकिन मेरी सोल बाहर से आई है। मतलब मैं एक अदर वर्ल्डली डीमन तो हूँ। इसी वजह से मेरे पास थीविंग हेवन का ट्रू इनहेरिटेंस पाने का क्वालिफिकेशन है। फेंगयुआन ने याद करा, पहले थीविंग हेवन डीमन वनरेबल ने भी 2 वर्ड्स छोड़े थे, जिसमें एक तरीके से इंडिकेट किया गया था कि वो भी एक अदर वर्ल्डली डीमन था। फेंगयुआन ने सोचा, थीविंग हेवन का ट्रू इनहेरिटेंस पाना तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा या तो बहुत ईजी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बस एक है, वो है अदर वर्ल्डली डीमन होना। अब समझ आया कि इसी वजह से थीविंग हेवन डीमन वनरेबल ने क्लूज हर जगह फैला दिए। मैं सोच रहा हूँ कि ओपन डोर गू और क्लोज डोर गू का मतलब क्लूज इतने इजीली कैसे मिल गए। फेंगयुआन ने फिर अपना चेहरा सीरियस बनाया, लेकिन घोषली कंसीलमेंट मिलने के बाद भी मुझे डिवाइन कंसीलमेंट का कोई ट्रेस तो नहीं मिला। मतलब डिवाइन कंसीलमेंट ऑलरेडी किसी और के हाथ लग चुका है क्या, तभी मुझे नहीं मिला। और मुझे लग रहा है शायद वो जो ज़ाओ लियान्युन थी ना, उसने ले लिया है, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं, देखते हैं। फेंगयुआन के दिमाग में अभी भी काफ़ी सवाल थे। लांग या लैंड स्पीड से उसको डायरेक्ट आंसर नहीं मिला। घोषली कंसीलमेंट के बारे में कोई भी क्लियर क्लू नहीं था। इतना पता था कि वो सोल को टारगेट करता है। फेंगयुआन कहता है, डिवाइन कंसीलमेंट ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो घोषली कंसीलमेंट भी तो काम का ही होगा ना। एक्चुअली मुझे उस गाने में ज़्यादा क्यूरोसिटी है जो मेरे को सुना था, मतलब सुना था जो उसने। अरे वो गाना स्टार कंसलेशन इमॉर्टल वनरेबल ने ड्रीम रेलम में जो गया था, वहाँ से मिला था, वो बहुत अजीब था। नॉर्मली ड्रीम रियलम का गाना रियल वर्ल्ड से लिंक नहीं होता, लेकिन लो पोवेली के एक्सपीरियंस ने दिखाया कि ये जो एक तरीके से बहुत अजीब गाना था। फेंगयुआन कहता है, प्रोस्पेसी मतलब एक तरीके से वो होता है ना, जनगणना टाइप का या आकाशवाणी या कोई फ्यूचर वाला ऐसे टाइप का। यूजुअली विजडम पाथ के एक्सपर्ट ही इस चीज को करते हैं। जैसे इमॉर्टल ये यान की प्रोस्पेरेसी थी 3 वनरेबल्स की। क्या ये ड्रीम रेलम एक्चुअली एक प्रोस्पेरेसी है? ड्रीम रेलम जो स्टार कंसलेशन इमॉर्टल वनरेबल ने छोड़ा था। स्टार कंसलेशन इमॉर्टल वनरेबल विजडम पाथ की टॉप एक्सपर्ट थी। उसकी डेथ के बाद भी उसके प्लान्स ने हेवनली कोड को बचाया और 3 वनरेबल को हरा दिया। उसके ड्रीम रियलम की एक तरीके से एक तरीके से प्रोस्पेरिटी होना तो सरप्राइज नहीं होता, मतलब होना ही था ऐसा तो। फेंगयुआन के 500 साल के एक्सपीरियंस के पास्ट लाइफ जो एक्सपीरियंस है, ड्रीम पाथ फास्ट ग्रो कर रहा था बट फुली एक तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुआ था। तो स्पेशली ड्रीम रेलम उसके लिए नया होना नॉर्मल था, यानी फेंगयुआन को भी इतना नहीं पता। पास्ट लाइफ में भी जितना उसे नॉलेज है उसके हिसाब से भी वो अभी फुली एक्सप्लोर नहीं हुआ। उस गाने की लाइंस फेंगयुआन को याद थी, फैलन सॉन्ग्स एंड डिस्पोंडेड हीरोज डिफिकल्टी इन रेसिस्टिंग द ट्रायल ऑफ फेथ। पहला वर्स ये था, और क्लियरली लियोपो वैली और फेंग जीजे की तरफ वो पॉइंट कर रहा था। दूसरा वर्स था, बैंड स्वॉर्ड सिंक इन द सैंड राइजिंग एंड फॉलिंग फ्रॉम एशियंट टाइम द रम्बलिंग ऑन अ अनक्रीजिंग हेवनली रिवर। ये शायद बोकुइंग से रिलेटेड होगा। फेंगयुआन कहता है, हेवनली रिवर, फॉलिंग हेवनली रिवर और बेंट स्वॉर्ड, क्या वो स्वॉर्ड पाथ के सबसे बड़े एक्सपर्ट बोकुइंग की तरफ सिग्नल था? जैसे मैंने भी बोला था ना, ये वही वाला है। बोकुइंग सेंचुरीज से पहले ट्रिबुलेशन में मारा था और उस टाइम वो इतना पावरफुल था कि पूरे 5 रीजन उसको देख के एकदम हिल जाते थे। उसकी डेथ के बाद उसका बॉडी भी नहीं मिला, सिर्फ उसकी ग्लोरी खत्म हो गई। ये राइजिंग और फॉलिंग फ्रॉम एशियंट टाइम एग्जैक्ट फिट बैठ रहा था। अपनी लुओपो वैली के एक्सपीरियंस के बाद फेंगयुआन ने पूरा गाना रिकॉल कर लिया। उसके डिडक्शन ने कंफर्म किया कि सेकंड वर्स स्वॉर्ड इमॉर्टल बोकुइंग और फॉलिंग हेवनली रिवर से लिंक्ड है। फेंगयुआन ऑलरेडी प्लान कर रहा था फॉलिंग हेवनली रिवर एक्सप्लोर करने का। डेंजरस जगह थी बट वहां के एशियंट और इमोरियल डेसोलेट बीस्ट कॉप्स और रेयर प्लांट्स प्राइसलेस इमॉर्टल मटेरियल थे।
अर्थ ट्रेंच के हाई ग्रेड आइटम्स जितने वैल्यूएबल तो नहीं थे, बट वहाँ की क्वांटिटी बहुत ह्यूज थी, यानी बहुत सारे मिल जाते। ओवरऑल गेन अर्थ ट्रेंच से भी ज़्यादा होता। प्रॉब्लम ये थी कि फॉलिंग हेवनली रिवर में बहुत ज़्यादा डेंजर्स थे, जैसे स्वॉर्ड लाइट जो टच होते ही तुम्हें मार देगी। दूसरा, एशियंट और इमोरियल डेसोलेट बीस्ट भी वहाँ थे, और प्लांट भी थे, और ऊपर से वहाँ के जो भवंडर थे इतने डेडली थे कि क्या बताएं, अंदर खींच के मार देंगे तुम्हें, पानी के अंदर खींच के ऐसे। फेंगयुआन के पास मॉडिफाइड किलर मूव फेमिलियर फेस था, लेकिन लिमिटेड वर्जन। वो बस ह्यूमन भेस ले सकता था। दूसरे स्पीसीज बनने के लिए उसके पास चेंज फ्रॉम इमॉर्टल गू मिसिंग था, पर चेंज फ्रॉम इमॉर्टल गू होने के बाद भी वो अभी भी रिवर के बॉटम में नहीं जा सकता था। बेस्ट टाइम तभी होगा जब बोकिंग का स्वॉर्ड लाइट खत्म हो जाएगा, तब रिवर टेम्परेली क्लीन हो जाएगा, यानी बीस्ट प्लांट जितने भी चीजें ट्रैप व्रैप सब मर जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तब तक फेंगयुआन को वेट करना ही था। सीन शिफ्ट होता है, प्रिंस फेंगशियान का सीन देखते हैं। ये नॉर्थल प्लेन्स का रैंक 8 गो इमॉर्टल था, टॉप लेवल एक्सपर्ट, लेकिन असली आइडेंटिटी थी इसकी सेंट्रल कॉन्टिनेंट का एक स्पाई, जो स्पिरिट एफिनिटी हाउस ने पहले भेजा था। वो गो मास्टर से बातें करता, इन्फिल्ट्रेट करता, और इमॉर्टल बनने के बाद जीनस नॉर्थल प्लेन्स गो इमॉर्टल बन गया, यानी नाम बन गया भाई का। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के सपोर्ट प्लस अपनी मेहनत और टैलेंट ने उसने आज इस लेवल को अचीव कर लिया, और बहुत ही लॉयल बंदा भी था। प्रिंस फेंगशियान जानता था कि फेंग जीजे स्पिरिट एफिनिटी हाउस का टॉप एसेट है, कितना इंपॉर्टेंट है। उसके मिसिंग होने पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। फिर हुई मतलब फेंग जिया की फिर हुआ उसकी एंट्री, किसकी? हुई फेंगजी का मैसेज की एंट्री, जिसने बताया कि फेंग जीजे वापस आ गया है, और वो हैप्पी हो गया है सुन के। बट फेंग जीजे जो मैसेज में था वो एक्चुअली हमें बताया वो फेंगयुआन का भेस था। प्रिंस फेंगशियान ने कई दिन वेट करा, लेकिन फेंग जीजे के पास मतलब वहाँ से कोई मैसेज नहीं आया। प्रिंस फेंगशियान कहता है, मैं स्पिरिट एफिनिटी हाउस के नॉर्थल प्लेन्स मैटर्स को हैंडल करता हूँ। अगर फेंग जीजे सेफ है तो वो मुझे क्यों नहीं मिला यार, अभी तक आया नहीं। क्या उसको पावरफुल एनिमीज ने कोई बिग ट्रबल में डाल दिया है क्या? उसको फेंग जीजे की बैटल स्ट्रेंथ पता थी, और वो अवेयर था कि उसकी क्वीन बाइशेंग के साथ बड़ी फाइट हुई है। अच्छा चांस है कि अगर कोई बंदा इस स्टेट में आके उसे मार दे। प्रिंस फेंगशियान कहता है, लेकिन अगर वो फ्री हो गया है तो सबसे पहले मुझे क्यों नहीं मिला? सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बाकी इमोर्टल्स ऑलरेडी रिटर्न कर गए, वो अकेला वापस नहीं जा सकता, उसको मेरी हेल्प तो चाहिए ही होगी। क्या वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता? इसी डाउट में ही था कि उसके पास एक नया लेटर आया स्पिरिट एफिनिटी हाउस से। लेटर में लिखा था कि ज़ाओलियान ने डिवाइन कंसीलमेंट ले लिया है कुछ दिन पहले, और ये भी कंफर्म हुआ कि घोषली कंसीलमेंट लुओपो वैली के थीविंग हेवन इनहेरिटेंस मतलब वहीं पे है। प्रिंस फेंगशियान रैंक 8 एक्सपर्ट था, लेटर पढ़कर समझ गया। सो ये बात थी, उसने समझा, वो समझ गया कि स्पिरिट एफिनिटी हाउस में भी अंदर ही अंदर कुछ फैक्शंस है और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अंदर ही अंदर। फेंग जीजे बहुत टाइम से पावर में था, नेचुरली कुछ लोग उसे नाराज तो हो गए। जब वो मिसिंग हुआ तो उसकी जो डिससैटिस्फैक्शन थी बाहर आ गई सब लोगों की, और सब अपने-अपने खेल चलने लग गए जब वो गया तो, यानी गायब हुआ तो। प्रिंस फेंगशियान ने सोचा, लगता है फेंग जीजे अभी एक तरीके से कहीं लो प्रोफाइल में है, शायद वो देख रहा है कौन उसके खिलाफ है, या फिर उसने पहले ही सबको आइडेंटिफाई कर लिया है और बस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि कब सबको पनिश करे। वो मेरे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे पता है कि नेचुरल हूँ, मतलब मैं मतलब नेचुरल नहीं, मतलब एक तरीके से न्यूट्रल हूँ, मतलब किसी की साइड नहीं हूँ। तुरंत ही सेट को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली सेफेस्ट जगह मेरी रेसिडेंस ही है, और सेंट्रल कॉन्टिनेंट वापस जाने के लिए उसे मेरी हेल्प तो चाहिए होगी। शायद अभी भी वो इंजर्ड है, बाहर शैडो सेट का थ्रेट है, अंदर सेक्ट एनिमीज है। अगर वो डायरेक्ट ना भी आए तो पक्का आसपास ही कहीं इमरजेंसी में मुझे बुला लेगा, मतलब मुझे सर्च नियर बाय एरिया को ही करना चाहिए। सोचकर फेंग शियान ने रैंक 8 फुल पावर सर्च एक्टिवेट करा और जल्दी ही फेंग जीजे को ढूंढ निकाला। प्रिंस फेंगशियान हंसा, वो कहता है, ब्रदर फेंग जीजे, काफी सर्च करनी पड़ी आपको ढूंढने के लिए। उसने शोल्डर पर हाथ रखा। फेंग जीजे थोड़ा फेस बदलते हुए कहता है, आई होप ब्रदर फेंग शियान ब्लेम ना करे। फेंग शियान ने सर हिलाया, अरे समझता हूँ यार, चलो मेरी ग्रोटो हेवन तुम्हारे लिए सेफेस्ट जगह है, यहाँ आराम करो। ये वाला फेंग जीजे रियल था, यानी फेंग युआन नहीं था, फेंग जीजे ही था यहाँ पे। दोनों ग्रोटो हेवन गए। बातचीत में लुओपो वैली डिस्कस हुआ। फेंग शियान गुस्से में बोला, हुई फेंगजी एक तरीके से पागल है, उसे पनिश करना चाहिए, और जो लुओपो वैली लूटने वाला था वो शायद शैडो सेट का ही बंदा होगा। फेंग जीजे के माइंड में एक पल के लिए फेंग युआन का चेहरा आया।
पर उसने कुछ नहीं बोला। प्रिंस फेंगशियान ने ऐड करा, मैंने सेट को लेटर भेज दिया है, तुम जिंदा लौट आए हो और सबसे बड़ी खुशी बात वाली यही है, तुम्हारी वाइफ और डॉटर और टेंशन में नहीं रहेंगी। तुम्हारे रिकवर होने के बाद मैं 7 दिन और 7 रात सेलिब्रेट करूंगा, फिर तुम्हें सेंट्रल कॉन्टिनेंट भेजूंगा। उस दिन हम दोनों भाई अच्छे से ड्रिंक करेंगे। फेंग जीजे बिटर स्माइल दिया, उसने प्रिंस फेंगशियान की जो इंटेंशन थी समझ ली थी। फेंग जीजे सेक्ट के अंदर कुछ लोगों को एक तरीके से होता है ना, सप्रेस करना चाह रहा था, पर अगर ज्यादा हार्श हुआ तो इंटरनल फैक्शन होता, यानी एक तरीके से दिक्कत हो जाती, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। प्रिंस पेंशियन ऐसा नहीं चाहता था, पर अपनी वाइफ और डॉटर को सोच के यहाँ पे फेंग जीजे का दिल थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो गया कि अरे ठीक है यार, चलने दो इसे भी, जो चाले चल रहा है कोई नहीं। यहाँ पे फेंग जीजे ने बोला, ब्रदर प्रिंस, ओ ब्रदर प्रिंस, तुम सब कुछ कंसिडर करते हो। उसकी बातों में हिडन मीनिंग था। प्रिंस फेंगशियान खुश हो गया। जब ये इन्फो स्पिरिट फेरिटी हाउस पहुंची, सब हाई रैंकर्स की खुशी एकदम झूम उठे। फेंग जीजे के मिसिंग होने पर सब बहुत ही मेंटल प्रेशर में थे। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कितना इंपॉर्टेंट बंदा था सेक्ट के लिए। पेंग जिंग हुआंग हंस रही थी आंसू के साथ। फेरी बाइक विंग भी स्माइल कर रही थी खुशी से, पर कुछ डर भी गए थे लोग कि अरे ये बंदा वापस आ गया ना, इसलिए। शूहो और ली जुनिन के मन में भारी टेंशन थी। यहाँ पे फेंग जीजे था वो बच गया, अब मुश्किल हो जाएंगी चीजें उनके लिए। उन्होंने जानबूझकर जाओ लिया ने उनकी न्यूज डिले की थी, डायरेक्ट प्रूफ भी नहीं था, पर सबको क्लियर हो जाता। अब चाहे जुजे डायरेक्टली उनके खिलाफ एविडेंस ना यूज करे, फिर भी उनके लिए एक तरीके से सप्रेशन तो पक्का था, क्योंकि जब वो आएगा तो इनके ऊपर दिक्कत आएगी, ये दोनों कपल जो थे। अब जब इन्फो मिल गया, सेक्ट में कोई और मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई। फेरी बाइकविंग भी बोक्विंग के इन्वेस्टिगेशन के लिए अब नहीं गई थी। पर तभी भी इमॉर्टल ज़ोंबी बोकिंग आ स्वॉर्ड लाइट ने पूरे के पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट को हिला दिया। मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स दोनों शॉक में आ गए। जब स्वॉर्ड लाइट फाइनली रुक गया, काउंटलेस गो इमॉर्टल फॉलोइंग हेवनली रिवर की तरफ रश करे, लेकिन फेंगयुआ ने सबसे पहले पहुंच चुका था उस जगह पर। उसके सामने फॉलिंग हेवनली रिवर पूरे ब्लड रेड रंग में डूबा हुआ था और इमॉर्टल मटेरियल्स हर तरफ बिखरे हुए थे और एकदम सामने चमक ऐसा होता है ना, पैसा पड़ा हुआ है सामने, सोने चांदी एकदम पड़ा हुआ है, ऐसे उसके सामने पड़े हुए थे, ऐसा मान लो, क्योंकि इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इतने प्रीशियस चीजें होती हैं ये मटेरियल्स, इसलिए। फेंगयुआन आगे देख के कहता है, ये इमोरियल डेसोलेट बीस्ट मैरिड आइस क्लियर बुल का हेड है। फेंगयुआन ने फॉलिंग हवेली रिवर में डूबते हुए बुल का बड़ा सा हेड देखा था। वो तुरंत ही मेथड्स का यूज करके उस हेड को खींच लिया। इमोरियल डेसोलेट बीस्ट की पावर रैंक 8 गो इमॉर्टल के इक्वल होती है। मैरिड आइस क्लियर बुल का साइज मैसिव था और सिर्फ हेड ही एकदम पहाड़ी जैसा लग रहा था, बहुत ही हैवी था। फेंगयुआन ने पहले लुओपो वैली खींच लिया, लेकिन इस बुल का सर उसे और भी ज्यादा हैवी निकला। फेंगयुआन कहता है ज्यादा वेट हॉर्न्स का है, इसमें हाफ कट हो चुके हैं स्वॉर्ड लाइट से, फिर भी इतने ज्यादा हैवी हैं। वो हॉर्न्स रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल थे, जिसमें मेटल और अर्थ पाथ के दाव मार्क्स भरे हुए थे। बुल की स्किन रेयर थी, वाटर पाथ के दाव मार्क्स से भरी हुई थी। अगर पूरी बॉडी का स्किन एकदम मिलता तो उसमें लाइट पाथ के मार्क्स भी होते, जो इन्वेस्टिगेट इमॉर्टल गो के लिए परफेक्ट थे। और सबसे वैल्यूएबल बुल की आईज थी, वो डार्क डीप और डार्क पाथ के दाव मार्क्स से फिल्ड थी। अगर कई वाइल्ड मॉर्टल गू एकदम फंस एक तरीके से उसमें फंसे हुए थे, मोस्टली रैंक 5 के थे, पर एक्चुअली ये आइस देख नहीं सकती थी। बुल ब्लाइंड था, उसका रियल विजन टैटूज वाली आइस में था जो इसकी स्किन पर बने हुए थे, बहुत मिस्टिकल थे। ऐसे हाई लेवल बीस्ट के दाव मार्क्स उन्हें स्पेशल एबिलिटी देते थे, जैसे 10,000 ली अर्थवॉर्म की रीजनरेटिव पावर भी उसके दाव मार्क्स की वजह से थी। फॉलिंग हेवनली रिवर में मोस्टली वाटर पाथ लाइफ फॉर्म्स होते थे। उसके बाद अर्थ, मेटल, वाइंड, लाइट और डार्क वाले थे। फायर पाथ यहाँ रेयर थे। फेंगयुआन ने कलेक्ट करना स्टार्ट करा, कहता है ये तो आइस फॉल डिवाइन एप का राइट आर्म है, और ये वाला तो स्नो सॉइल क्रोकोडाइल की टेल है, और ये क्या है, छोड़ो कलेक्ट कर लेता हूँ बाद में देखेंगे। वो प्रिपेयर्ड था, तेजी से लूट कर रहा था। ज्यादातर चीजें बॉडी के कट पार्ट्स थे, एशियन डेसोलेट बीस्ट, डेसोलेट प्लांट और कुछ इमोरियल लेवल के भी थे। रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल छोड़े हुए पीसेस में भी प्राइसलेस थे। फिर उसने शॉकिंगली एक और चीज भी वहां पे नोटिस की। फेंगयुआन कहता है ये क्या है, ये तो लाइफ एंड डेथ कुंगपेंग है। उसने अपना नाइन्थ नाइन्थ मतलब 19वां रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल कलेक्ट करा। ये ग्रे फिश साइज में एक बोट जितनी, और इसके ग्रिल्स नहीं थे, यानी फेफड़ टाइप के जो साइड साइड में होते हैं वो। वहाँ एक तरीके से फेदर विंग के शेप वाले दाव मार्क्स बने हुए थे। फेंगयुआन समझ गया ये लाइफ एंड डेथ कुंगपेंग एक लॉ पाथ एक तरीके से इमोरल बीस्ट है।
उसकी बॉडी में लाइफ एंड डेथ के दाव मार्क्स होते हैं। 2 फॉर्म्स होते हैं, पहले फिश फिर बर्ड। फिश के रूप में 8000 साल जीता है, फिर मरने के बाद बर्ड बन जाता है, फिर 8000 साल और जीता है। उसके बाद ये फाइनल डेथ इसकी होती है। ये वाला तो शायद 7000 से ज़्यादा ईयर्स का है। बर्ड बनने के नियर था ये तो। ह्यूमन्स की लाइफ स्पैन बहुत ही छोटी होती है। इमॉर्टल वल्नरेबल्स भी ज़्यादा नहीं जीते। पर ये जो इमोरियल बीस्ट होते हैं ना, एशियंट प्लांट्स होते हैं, हज़ारों लाखों साल जीते हैं। जैसे नॉर्दर्न प्लांट्स का कूमू माउंटेन, जो असल में 1 मिलियन साल पुराना जायंट अर्थवुड पाथ ट्री था। और फेंगयुआन ने कुंग पेंग का ऑलमोस्ट इंटैक्ट कॉर्प्स स्टोर कर लिया अपने पास। ये शायद इस ट्रिप का सबसे बिगेस्ट गेन था। तभी रिवर का पानी वॉयलेंट हो गया। काउंटलेस बीस्ट और एक्वाटिक प्लांट्स कॉर्प्स और लिम्स फाइट कर रहे थे नीचे। फेंगयुआन के पास इतनी बैटल पावर नहीं थी कि सबसे फाइट करे, इसलिए उसने सरफेस पे जो इमॉर्टल मटेरियल थे उनको जल्दी से कलेक्ट करा। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, क्योंकि ज़्यादा ले लेता तो सब लोग रिक्स रहता कि लोग आते देखते अरे सब गायब है, कोई लेके गया है, इसलिए। नीचे कियोस और ब्लड शेड चल रहा था। कभी कोई डेड बीस्ट की कॉर्प्स ऊपर आ रही थी और फेंगयुआन उसे लूट ले रहा था, कभी नीचे फाइट चल रही थी। समय के साथ उसके गेन्स कम होते गए, रिस्क ज़्यादा था। उसके मन में डाउट आया, अभी सेफ है तो निकल जाए, रिवर बेड एक्सप्लोर करें, क्या करें। यानी देखो, नीचे जाएगा तो रिवर बेड मिलेगा जहाँ पे बो क्विंग की लाश है। दूसरा, अगर वो नहीं तो ऊपर से ही सब कलेक्ट करो और भाग जाओ। तभी सडनली स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल की आवाज़ उसके दिमाग में गुनगुनाई, एक मिस्टीरियस सॉन्ग के साथ। उसके बाद सेकंड वेव ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आई। पेंगुइन शॉक में कहता है, स्वॉर्ड इमॉर्टल बो क्विंग, मोयाओ की रेमेंट सोल। उसके दिमाग में अचानक से ये चीज़ आई थी। यानी बो क्विंग मर चुका है, हमें पता है, उसकी मोयाओ की सोल इसको कंट्रोल करती है, हमें ये बात पता थी। उसकी आंखों में ब्रिलियंस चमकी। फेंगयुआन कहता, रिस्क लेना पड़े तो भी चलेगा भाई। अगर बो क्विंग की स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गु हाथ लग गए, चाहे मैं उनकी फुल पावर यूज करूँ ना करूँ, तब भी इमॉर्टल गु हाउस के बराबर की स्ट्रेंथ तो मुझे मिल ही जाएगी अगर मुझे इसके गो आर्म्स मिल गए तो। फेंगयुआ ने तुरंत ही डिसीजन लिया। उसने रिवर का वो हिस्सा छोड़ दिया जहां बीस्ट फाइट कर रहे थे और दूर जाकर सीधा नीचे डाइव कर गया, क्योंकि ज्यादा बीस्ट ऊपर वाले सेगमेंट में बिजी थे। फेंगयुआ ना सेफली डाइव कर रहा था। रास्ते में उसे कुछ नेचुरल इमोर्टल मटेरियल भी कलेक्ट करे, जैसे स्नो सॉइल और अनचेंजिंग वाटर और क्विलिन आइस। सब उस जगह पर पहुंचा तो मिस्टीरियस इन्फो इंटीग्रेट करी। फेंगयुआन ने मोयाओ का फेक विल निकाला। मोयाओ का फेक विल कहता है, फेंगयुआन तुम क्या फेक विल को उसने अपने मेथड से तुरंत ही सप्रेस कर दिया और बिना डिफेंस के वो डिसॉल्व होने लगी। यानी फेक विल को जैसे ही निकाला, उसने बोला तुम क्या फेंगयुआन, उससे पहले उसने डिसॉल्व कर दिया उसको। फेंगयुआन कहता है सब कुछ कनेक्टेड है। मोयाओ तुम्हारी वजह से मैंने 88 रॉन्ग बिल्डिंग गिराया, आज मैं तुम्हें ये फेवर वापस कर रहा हूँ। फेक विल खत्म होती है और एक पावरफुल ऑरा फैलता है। एक लाइट ऑफ बीम आई, उसने टेरिफाइंग स्वॉर्ड क्यूआई ऊपर उठी और एकदम कुछ निकला। फेंगयुआन ऑलमोस्ट पीछे हट गया और स्वॉर्ड क्यूआई अटैक नहीं किया। उसके अराउंड क्लियर स्पेस बनाया और एकदम जेंटल थी। बीम के अंदर अंदर स्वॉर्ड इमॉर्टल बो क्विंग का इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी सामने आया। फेंगयुआन ने सांस रोक ली। उसका फोकस सिर्फ बो क्विंग की बॉडी पर था। आइस बंद थे, इसका मतलब मोयाओ का रेमेंट सोल अभी भी सेमी मतलब कॉन्शियस था, यानी थोड़ा बहुत जिंदा था। ये रेमेंट सोल फेमिलियर ओरा से अट्रैक्ट हुआ था। फेंगयुआन के मेथड्स ने उसको जगा दिया था। सराउंडिंग से पूरे स्वॉर्ड लाइट ने कवर कर लिया था। फेंगयुआन बस 3 कदम ही क्लोज गया था, उसके बाद कंसील करना ज्यादा इम्पॉसिबल होता। उसके पास और कोई मेथड काम नहीं कर रहा था, सिर्फ मोयाओ की विल का यूज करके वो कुछ कर पाता था, यानी बो क्विंग से कुछ कर सकता था। और बो क्विंग की बॉडी से इमॉर्टल गू हिलने का यही एक तरीका था। वो एक्सट्रीमली केयरफुल था, ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ तो इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो क्विंग जाग सकता था। एक्चुअली बेस्ट मेथड होता कि फेंगयुआन उसका सारा रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस ले लेता, फिर इमॉर्टल गू होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता। पर स्पेशल गू जैसे ड्रीम विंग्स अलग केस हैं, मतलब उस चीज़ के अलग केस है। बो क्विंग बहुत टाइम पहले मर चुका है, उसका इमॉर्टल प्राइमेसी कंप्लीटली खत्म है। अगर स्वॉर्ड लाइट की लेयर नहीं होती, फेंगयुआन उसका ज़ॉम्बी बॉडी कैप्चर ही नहीं कर सकता। लेकिन रियलिटी में स्वॉर्ड लाइट ने उसको हैवी मतलब बहुत ज़्यादा हैवीली प्रोटेक्ट करा हुआ था। कोई भी ब्रीच करे तो काउंटलेस स्वॉर्ड लाइट्स निकलकर उस पे अटैक कर देती। मिस्टीरियस इन्फो के अकॉर्डिंग फेंगयुआन ने अपने मेथड्स यूज़ करे और फाइनली एक इमॉर्टल गू बाहर निकाला। वो एक स्वान एग जैसा लग रहा था, ट्रांसक्यूलेसेंट था, अंदर से जेड लाइट निकल रही थी। उसके पास आते ही फेंगयुआन को चिलिंग कोल्ड फील हुआ। फेंगयुआन खुशी से भर गया। चाहे वो नहीं भी जानता था कि ये कौन सा गू है, पर उसका ऑरा क्लियर था, ये एक रैंक 7 इमॉर्टल गू था। बो क्विंग के लेवल
मतलब बोकुइन का लेवल ही ऐसा था, हिस्ट्री में वनरेबल्स के नीचे सबसे पावरफुल माना जाता था। रैंक 6 इमॉर्टल गू उसके पास होता ही नहीं था, मिनिमम उसके पास रैंक 7 से ही गू शुरू होते थे, और उसके स्वॉर्ड पाथ कोर इमॉर्टल गू तो डेफिनेटली रैंक 8 ही थे। इसी वजह से उसकी बैटल स्ट्रेंथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट में अनमैच थी, यानी कोई बराबर में ही नहीं था, यानी लेवल में ही नहीं था भाई के कोई। फेंगयुआ ने तुरंत ही मोयाओ का ऑरा यूज करके इमॉर्टल गू को एक तरीके से लिया और विजडम पास से फ्रेजाइल सील लगा दिए। वो गू एक तरीके से डिसीव कर रहा था ताकि उसे लगे कि अभी अपने मास्टर के पास है, किसी स्ट्रेंजर से छीना नहीं है, डायरेक्ट टच नहीं कर सकता था, इसलिए इमॉर्टल प्राइमेसी में स्टोर कर लिया। थोड़ी देर बाद फेंगयुआ ने प्रोसेस से रिपीट करा और इस लंबी कोशिश में 1 सेकंड इमॉर्टल गू भी निकालने की कोशिश करी और वो निकल भी गया फाइनली, सेकंड वाला भी। दूसरे इमॉर्टल गू का साइज एक अडल्ट फिंगर जितना था। एक कलर सिल्वर ब्लू था, ब्राइट सैंड से चमक रहा था, शेप सेंटीपीड जैसा था, पर लेग्स सॉफ्ट एकदम हेयर जैसे थे। फेंगयुआन कहता ये है स्वॉर्ड आईब्रोज इमॉर्टल गू। उसे याद आया कि ये इन्फो उसने फेंग जिंग हुआंग से ली थी। बो किंग के पास एक रैंक 7 इमॉर्टल गू था, स्वॉर्ड आईब्रोज गू। अटैक टाइप नहीं था, पर स्वॉर्ड पाथ कल्टीवेशन को असिस्ट करता था। इससे यूजर अपनी आईब्रोज को मॉडिफाई करता और हर आईब्रो हेयर में स्वॉर्ड पाथ के दाव मार्क्स आ जाते। दाव मार्क्स इमॉर्टल गू की पावर को एम्पलीफाई करते और आईब्रोज की जो हेयर थी उनकी क्वांटिटी बहुत होती, इस वजह से बहुत सारे दाव मार्क्स भी होते और पावर भी बढ़ती। फेंगयुआन कहता है वैल्यू तो बहुत हाई है, पर मेरे लिए बहुत मतलब ज़्यादा यूजफुल नहीं है, मैं स्वॉर्ड पाथ कल्टीवेट ही नहीं करता। उसने मोयाओ का ओरा को दोबारा से कलेक्ट करा और फिर थर्ड इमॉर्टल गू सामने आया। ये और भी स्पेशल था, फिक्स फॉर्म में नहीं था, कभी स्नेक बन जाता, कभी स्वॉर्ड बन जाता, कभी पूरी बॉडी ब्लू हो जाती, कभी लिक्विड जैसा बन जाता पानी की तरह। और बाहर लाने के बाद फेंगयुआन के अराउंड डांस कर रहा था। जब लिक्विड ब्लेड बनाता तो बहुत ही रियल लगता, पर कंटिन्यूअसली मूव होने की वजह से स्वॉर्ड सॉफ्ट और सिपली लग रही थी। फिर फेंगयुआन को एक्सट्रीम शार्पनेस फील हुई। उसका इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखता था, पर ये गू जब क्लोज हुआ तो स्किन अपने आप ही एकदम फटने लग गई। फेंगयुआन ने इन्फो गैस करा, कहता है कि क्या ये वही है? ये रैंक 7 वेव स्वॉर्ड गू है। हिस्ट्री में लिखा है कि बो किंग ने इसे रैंक 8 बनने की कोशिश की थी, मतलब इस चीज़ को अपडेट करके रैंक 8 बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन फेल हो गया और गू डिस्ट्रॉय हो गया। बाद में उसने फिर से रैंक 6 से रिफाइन करके दोबारा रैंक 7 बनाया। फोर्थ इमॉर्टल गू था फ्लाइंग स्वॉर्ड गू। अपीयरेंस सिल्वर विंग्ड थी और ड्रैगन फ्लाई जैसा था। रैंक 7 था। बो किंग का वन ऑफ अ बेस्ट यूज्ड कॉम्बैक्ट गू था। इसी को बेस बनाकर उसके कई स्वॉर्ड पाथ किलर मूव्स बनाए थे, जैसे फॉर्मलेस फ्लाइंग स्वॉर्ड, क्लाउड फ्लाइंग स्वॉर्ड, परशिंग फ्लाइंग स्वॉर्ड और 10,000 ली फ्लाइंग स्वॉर्ड। और मतलब सबने हिस्ट्री में नाम छोड़ा है। और फिफ्थ इमॉर्टल मूवमेंट वाला गो था स्वॉर्ड स्केप गो। शेप गोल्डन बी जैसा था, एक्टिव करने पर बंदा एक शार्प स्वॉर्ड बन जाता और स्पेस को पियर्स करके सीधा हाई स्पीड में ट्रैवल करता, मतलब बहुत स्पीड में स्वॉर्ड बन के भागता। और स्पीड ऑलमोस्ट क्यूआई स्केप इमॉर्टल गो के बराबर थी। एक बार रिकॉर्ड में लिखा गया था कि बो किंग रैंक 7 पर एक सेम रैंक वाले बंदे से लड़ रहा था और 3 राउंड के बाद इमॉर्टल क्यूआई एस्केप गू से वो भाग गया, लेकिन बो किंग ने स्वॉर्ड एस्केप गू यूज करके उसको चेस करा और कैच नहीं कर पाया, पर डिस्टेंस सेम रहा, यानी बंदे समझ गए कि इसके बराबर ही है। बाद में उसने स्वॉर्ड रैम्पेज किलर मूव बनाया जिसमें स्वॉर्ड एस्केप गू कोर था और एनिमी का हेड कट हो गया, यानी एक तरीके से बाद में और पावरफुल हो गया ये। इन 5 इमॉर्टल गू को कलेक्ट करने के बाद फिर फेंगयुआन रुकना नहीं चाहता था, वो फिर से बो किंग पर अपना मेथड यूज करने लगा। लेकिन मोयाओ की फेक विल 56% तक, यानी 65% तक ऑलरेडी यूज हो चुका था। फेंगयुआन ने नेक्स्ट इमॉर्टल गू मतलब सोचा कि क्या होगा। एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, अगर बो किंग जाग गया तो मर मरा ना जाऊं। डर भी था, लालच भी थी, लेकिन वो जानता था कि यहाँ मोयाओ का रेमेंड सोल भी कंप्लीटली डिफेंसलेस नहीं है। उसकी इक्विवेलेंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी और सोल को कंफ्यूज कर सकता है। पर अगर बो किंग रेज में जग गया तो शायद बात करने का चांस ही ना मिले और मेरा सर ही उड़ जाए। इसलिए वो रिस्की स्टेप नहीं लेना चाह रहा था। इस बार मतलब कोई रिएक्शन नहीं आया जब उसने दोबारा यूज़ करा कुछ निकालने का। 1 घंटा वेट करा, कुछ नहीं निकला। फेंगयुआन कहता है क्या बो किंग के पास और इमॉर्टल गू नहीं बचे? इम्पॉसिबल है यार, सिर्फ गू से वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में उस टेरिफाइंग स्वॉर्ड लाइट को कैसे क्रिएट कर सकता है? यानी ये जो गू अभी तक मिले इनसे तो नहीं निकलेगा, कोई और पावरफुल भी होगा। 2 घंटे बीत गए, मोयाओ का फेक विल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। अचानक फेंगयुआन का दिल डंप करा। उसने रिवर के आसपास कई इन्वेस्टिगेट गू फॉर्मेशन लगाए थे, अब वो सारे फोर्सफुली खींच लिए गए। फेंगयुआन का था अदर गू इमॉर्टल आ रहे हैं, यानी बाकी लोग आ रहे थे। उसका फेस डार्क हो गया। ऊपर रिवर सरफेस पर इमॉर्टल मटेरियल कलर्ड किए थे,
टाइम देखकर नॉर्मली लग रहा था, अब दूसरे इमोटल्स भी आ गए। प्रॉब्लम ये थी कि अगर उन्होंने रिवर बेड में कुछ एबनॉर्मल फ़ील किया तो क्लोज़ आएँगे, तो ट्रबल होगा। फेंगिवन दूसरे इमोटल्स से नहीं बल्कि बो क्विंग से ज़्यादा डर रहा था। किसी और के पास मोयाओ का फेक विल नहीं था। अगर उन्होंने गलती से भी बो क्विंग को जगाया और डायरेक्ट बो क्विंग जगा तो फेंगिवान को ही लपेटेगा पहले वो और उसका सर उड़ा देगा। फेंगिवान कहता है मोयाओ का फेक विल लगभग खत्म हो रहा है, मुझे अब निकलना ही होगा। निकलते वक्त अपना ऑरा कंसील करना होगा, इसलिए पूरा विल वेस्ट नहीं कर सकता। वो बो क्विंग के बहुत क्लोज था, डायरेक्ट फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज़ करता तो उसका ऑरा सर्ज होता और मोयाओ का सोल जग जाता। उसका तुरंत ही डेथ हो जाता। यानी 3 सा देखो 3 सांसों का टाइम चाहिए ना, जैसी पहली सांस होती वो जग जाती, मतलब मोयाओ की विल और बो क्विंग जग जाता। दूसरी सांस होती तो फेंगिवान का सर वहाँ पानी में पड़ा होता। इसलिए तो मतलब दिक्कत वाली बात है। जब वो निकलने ही वाला था तभी सिक्स्थ इमॉर्टल गू सामने आया। अपीयरेंस सिंपल था, एक बबल जैसा फ्लोट कर रहा था, ऑर्डिनरी दिख रहा था, पर उसका ऑरा देखकर फेंगिवान की आंखें वाइडली ओपन हो गई। वो कहता है फाइनली फाइनली गू बाहर आया। ये है एक रैंक 8 स्वाद पार्ट इमॉर्टल गू। अरे भाई साहब, रैंक 8 का स्वाद पार्ट इमॉर्टल गू, मतलब ये वाला जो स्वॉर्ड पाथ है ना, पावरफुल था यार। रैंक 8 का भी है, इसलिए इतना टाइम लगा उसे निकलने में। फेंगियोर कहता है पर ये कौन-सा इमॉर्टल गू है यार? नाम नहीं समझ आ रहा, रैंक 8 का है। वो तुरंत समझ नहीं पाया कौन-सा गू है। सोचने का टाइम ही नहीं था, उसने अपना मेथड यूज़ करके इस इमॉर्टल गू को अपने प्राइमेसी में ले लिया। बस एक ही थॉट था, भागो जल्दी से। और इस बार का हार्वेस्ट उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। ह्यूज प्रॉफिट भी था, इमेंस वेल्थ भी थी। फेंगियोन का गेन एक तरीके से बिलीव करने लायक नहीं था, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया था उसका। अब बस उसे भागना था कैसे भी करके। और ये जो उसे इतना फ़ायदा हुआ था ना, अर्थ ट्रेंच के गेन्स से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं थे। फॉलिंग हेवनली रिवर में और ज़्यादा गू इमॉर्टल आने वाले थे, और अगर इमॉर्टल ज़ॉम्बी बोकिंग जाग गया तो सब खत्म। फेंगिमा समझ गया कि रुकना मना है, निकलना ईज़ी रहा। एक रैंक 7 गू इमॉर्टल वहाँ आया, पर उसका ध्यान रिवर के अंदर लड़ रहे फियर्स बीस्ट पर था। ऊपर फ्लोट हो रहे हाई ग्रेड इमॉर्टल मटेरियल पे चला गया। फिर वो लेना चाहता था बट रिस्क ज़्यादा था। फेंगिवान शांति से यहाँ से निकल गया, बस फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज़ करने ही वाला था कि उसे याद आया कि ये एक रैंक 8 इमॉर्टल गू है, शायद वही लेजेंडरी विज़डम पाथ गू है। फेंगिवान की आँखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। ये बो क्विंग ने मतलब ये जो गू था ना, बो किंग ने बनाई थी विज़डम पाथ इमॉर्टल गू के अगेंस्ट। ये सिर्फ स्वॉर्ड पाथ नहीं, इसमें विज़डम पाथ की एक तरीके से मिलावट थी। फेंगिवा ने डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले इस गू को सबड्यू करेगा। विज़डम पाथ ग्रैंड मास्टर होने की वजह से उसने समझ आ रहा था कि अगर ये गू मिल गया तो उसकी विज़डम पाथ की जो पावर है उस बहुत बढ़ जाएगी। हु इमॉर्टल वेस्टलैंड लौटने के बाद फेंगिवा ने एनालाइज करा। डोंगफेंग चांगफेंग का इनहेरिटेंस विज़डम पाथ ग्रैंड मास्टर लेवल का था। रैंक 6 स्टार थॉट गू, रैंक 8 विज़डम स्वॉर्ड गू और रैंक 9 विज़डम गू। बिना प्लान किए भी मेरा विज़डम पाथ सबसे ब्राइट लग रहा है। अभी के लिए स्ट्रेंथ और टाइम पाथ यूज़फुल है, बट फ्यूचर में विज़डम पाथ का स्कोप भी बड़ा है क्योंकि इसके पास सारे मेन गू थे ना, इसलिए। उसने नए मिले इमॉर्टल गू को केयरफुली सील किया। मोयाओ की फेक विल्स अगर जागी रही तो कंटिन्यूअसली खर्च होती रहती, इसलिए मोयाओ ने पहले डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन यूज़ किया था अपना रिफिल करने के लिए। फेंगिवान के पास वो गू अभी तो था नहीं। अपने विज़डम पाथ मास्टरी और मॉर्टल गू के कॉम्बिनेशन के थ्रू उसने ना फेक विल ईजिली बना ली। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि फॉलिंग हेवनली रिवर में टाइम टाइट था, इसलिए उस टाइम वो क्रिएट नहीं कर सकता था। फिर उसने सोचा ये जो गेम्स है भाई बिलीव करने लायक नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन में इमॉर्टल गू चुराना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि ओनर बस एक थॉट में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ थीविंग हेवन डीमन वनरेबल जैसे मॉन्स्टर ही थे जो इस केसेस में भी चुरा लेते थे। मैंने जितने भी चीजें करी हैं बोकिंग के सोते हुए चुरा ली। फेंगिवान को याद आया कि स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वनरेबल की जो प्रोस्पेरेसी थी ड्रीम रेलम की, वहां से उसे एक थॉट आया था जिसमें लाइनें लिखी थी फैलन सॉन्ग एंड डिसअपॉइंटेड हीरोज। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ अच्छे से, पूरी लाइनें एक बार में बोलूंगा बिना रुके। फैलन सॉन्ग्स एंड डिसअपॉइंटेड हीरोज, फेट के ट्रायल्स के रेसिस्ट करना मुश्किल। बैंड स्वॉट सिंक सैंड, एशियन टाइम से उठा गिरा। हेवनली रिवर के अनडाइंग रोर, स्पेक्ट्रल नाइट कैरीज सोल इनटू एंडलेस ड्रीम्स। रेस्ट कहाँ पॉसिबल है? स्प्रिंग ऑटम में बॉडी और माइंड शिफ्ट होते हैं, सिर्फ हेवंस विल ही बाउंडलेस है। ये लिखा था। फेंगिवान पहले 2 लाइन समझ चुका था, पर लास्ट 3 लाइन अभी भी उसके लिए मिस्ट्री थी। सब कुछ अभी भी बहुत अजीब था, यानी छुपा हुआ था उसके लिए, बहुत वो एकदम आड़ा टेढ़ा और छुपा हुआ था। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।